तो कहानी की शुरुआत में हमें पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाती है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम लॉयड है और अभी हम देखते हैं कि वो एक मैजिकल वर्ल्ड में एक प्रिंस के सामने था। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक कॉमनर है। हालांकि हर चीज की तरह इस सीरीज में भी नोबल फैमिली कॉमनर्स को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करती है, लेकिन लॉयड को और ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा था क्योंकि उसके पास बहुत ही कम मैजिक पावर है। एक कॉमनर के हिसाब से भी देखा जाए तो उसके पास बहुत लो लेवल पावर है। यहाँ प्रिंस उसे खत्म करने वाला था जिससे पहले वो उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। हालांकि लॉयड खुद को बचाने के लिए इसका इच्छा तो कुछ नहीं बताता, लेकिन प्रिंस पर ही हमला कर देता है। वो अपने फायर मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, जिस वजह से वो फायर स्पेल क्रिएट नहीं हो पाता। प्रिंस और बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं और इसके बाद प्रिंस अपने मैजिक का यूज कर उसे खत्म करता है। लेकिन जब लॉयड की बॉडी जल रही थी तो वो दर्द से चीख रहा था, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगता है। वो गॉड से कहता है कि काश उसे भी मैजिक आता, वो भी मैजिक सीखना चाहता है। अब यहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है क्योंकि अगले ही पल लॉयड को देखते हैं जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी बन चुका था। हालांकि शुरुआत में उसे ये चीज नहीं पता थी कि जब वो उठता है तो सामने बहुत सारी मेड को देखता है जो कि उसे खुद से बड़ी लग रही थी। इस वजह से उसे लग रहा था कि शायद वो जायंट के बीच में आ चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ को देखता है कि उसके हाथ तो छोटे हैं। हालांकि इसके बाद अब लॉयड अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से अब वहाँ पर एक फायर स्पेल क्रिएट होता है। लेकिन इस बार इस रेइनकार्नेशन के बाद उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी थी इस अटैक से वहाँ कासल की जो छत है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाहर जो किंगडम के लोग थे वो ये सब देख रहे थे। हालांकि वो डरे नहीं थे बल्कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि किंगडम में से 7th प्रिंस ने जन्म लिया है। वैसे इस तरफ वहाँ जो सारी मेड लॉयड के पास खड़ी हुई थी वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन लॉयड के चेहरे पर स्माइल थी ये देखकर कि फाइनली अब वो भी हाई लेवल मैजिक का यूज कर सकता है। अब यहाँ से कुछ साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि किंगडम में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दूसरी तरफ हम वहाँ पैलेस के अंदर सभी लॉयड को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें लॉयड की कहीं नहीं मिल रहा था। उन्होंने पैलेस का एक पोर्शन देख लिया था और इसलिए अब वो दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़ती हैं। हालांकि जब वो वहाँ से चली जाती हैं तभी लॉयड सामने आता है। लॉयड उनसे छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे नॉर्मल एक्टिविटी करना पसंद नहीं। अब तभी उसकी मुलाकात दो आदमियों से होती है, जहाँ पर अभी वो पहले वाला आदमी लॉयड से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। वैसे वो पहला आदमी थोड़ा सा चिल्ला रहा था, जिस वजह से लॉयड तुरंत ही उसे चुप कराता है और कहता है कि अगर तुम चिल्लाओगे तो वो मेड सुन लेंगी और मुझे ढूंढ लेंगी। यहाँ पर वो आदमी कहता है कि हम दोनों हंट के लिए जा रहे हैं, अगर तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन लॉयड इस पर कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो आदमी लॉयड को समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक प्रिंस होने के बाद तुम्हें मैजिक पर और अपनी पावर पर कंट्रोल रखना सीखना होगा, लेकिन लॉयड ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया था। वहाँ पर उस आदमी का दोस्त उससे कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, लॉयड तो जा चुका है। हालांकि उसका दोस्त ये भी पूछता है कि आखिर तुम 7th प्रिंस पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रही हो, वो 7th प्रिंस है, इसका मतलब उसे क्राउन मिलना यानी कि मतलब राजगद्दी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, फिर तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि लॉयड कोई मामूली लड़का नहीं है, बचपन में जहाँ बच्चे रोते हैं उस टाइम पर उसने मैजिक स्पेल पढ़ना शुरू कर दिया था। उसकी बाकी सारी एक्टिविटी भी बहुत ही अलग थी। इसकी वजह से उस आदमी को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि लॉयड कुछ बड़ा करेगा। साथ ही वो कह रहा था कि उसके हिसाब से लॉयड एक महान सेज यानी कि एक महान मैजिशियन विलियम का रेइनकार्नेशन है। हालांकि इस पर एक उसका दोस्त कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, प्रिंस को देखकर नहीं लगता कि वो विलियम के रेइनकार्नेशन से हो सकता है। इस तरफ लॉयड अभी भाग रहा था, लेकिन तभी वो सीढ़ियों से जब छलांग लगाता है तो अचानक से उसकी पूरी लाइफ की सारी मेमोरीज उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वो सब देखकर हैरान था कि उसे उसकी पुरानी मेमोरीज क्यों याद आ रही हैं। उसे जानने को मिलता है कि वो एक कॉमनर है, पर वो ये सोच रहा था कि आखिर मैं कॉमनर था, फिर मेरा जन्म एक रॉयल फैमिली में 7th प्रिंस के रूप में क्यों हुआ। हालांकि अब लॉयड भले ही रीबॉर्न हो चुका है, लेकिन उसे प्रिंस बनकर कुछ नहीं करना, मतलब कि उसने वो पाथ चुना ही नहीं। उसे सिर्फ मैजिक के बारे में पता लगाना है, ये देखना है कि इस दुनिया में कितने तरह के मैजिक हैं और मैजिक आखिर कितना औसम है। अब इसीलिए वो अभी मेड से छुप रहा था। हमें जानने को मिलता है कि वो अभी मैजिक लाइब्रेरी आना चाहता था। वो यहाँ पर इसलिए आना चाहता था क्योंकि ये जगह उसे बहुत ज्यादा पसंद है। पिछली लाइफ में जब वो कॉमनर था तब वो एक मैजिक एकेडमी गया था, लेकिन उस मैजिक एकेडमी में उसे जितना सीखने को नहीं मिला उससे ज्यादा यहाँ पर नॉर्मल्स बुक रखी हुई है। यहाँ पर बुक्स की गिनती इतनी है कि अगर कोई रोज भी एक पढ़े तो उसे कई साल लग जाएंगे यहाँ की पूरी बुक पढ़ने में। अभी वो एक मैजिक बुक निकालता है, वो उसे पढ़ने
ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम सिल्विया है। सिल्विया यहाँ लॉयड के साथ उस बुक को छीन लेती है। वो थोड़ी गुस्सा थी क्योंकि लॉयड सभी मेड से छुपकर भाग रहा था। वैसे सिल्विया का काम है कि वो लॉयड को ट्रेन करे और उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाए, और इसलिए अभी यहाँ पर आई थी। अगले सीन में उन दोनों में स्वॉर्ड फाइट होती है। हालांकि लॉयड बहुत टाइम से इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, इस वजह से वो इसमें ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी सिल्विया एक्सपीरियंस्ड है, इस वजह से उसे हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर लॉयड उससे कहता है कि तुम रोज रोज मुझे ये स्वॉर्ड प्रैक्टिस क्यों कराती हो, मुझे तो थ्रोन पर बैठना भी नहीं है। लेकिन इस पर सिल्विया कहने लगती है कि इस दुनिया में सिर्फ थ्रोन पर ही बैठना सब कुछ नहीं है, अगर तुम कमजोर रहे तो आगे चलकर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम प्रिंस हो, तुम्हें तलवार चलाना सीखनी होगी, वरना इससे रॉयल फैमिली की इज्जत भी कम होगी। अब इसके बाद में फिर से उनमें स्वॉर्ड फाइट शुरू हो गई थी, जिस दौरान लॉयड सोच रहा था कि वो इस तरह से तो इस चीज से नहीं बच सकता। हालांकि यहाँ पर लॉयड होल्ड बैक कर रहा था, मतलब लॉयड अपनी पूरी पावर नहीं दिखा रहा था। वो मैजिक का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड फाइट आराम से जीत सकता है, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ मिरर मैजिक का यूज कर रहा था, जिससे कि वो सिल्विया के हर एक अटैक और मूवमेंट समझ पाता है। वो जैसा मूव कर रही थी वैसे ही सेम मूव कर उसके अटैक को रोकता है। हालांकि सिल्विया को ये चीज समझ में नहीं आई थी, वो तो लॉयड की तारीफ कर रही थी कि वो हर दिन पहले से ज्यादा बेहतर होता जा रहा है, लेकिन लॉयड बेहतर नहीं हो रहा था, बल्कि वो सिर्फ सिल्विया जिस तरह से लड़ रही है उसकी तरह लड़ रहा था। हालांकि अब कुछ देर तक इसी तरह से लड़ने के बाद लॉयड ये चीज नोटिस करता है कि वो थकने लगा है, लेकिन सिल्विया नहीं थक रही थी, क्योंकि इसे इस तरह से लड़ने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। लॉयड सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। सिल्विया मुझसे बड़ी है, इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। लेकिन फिर लॉयड और भी कई सारे मैजिक के बारे में याद करता है, जैसे कि यहाँ पर उसने अपनी मैजिक पावर से अपनी तलवार का थोड़ा सा बड़ा कर लिया था। साथ ही उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी कुछ मिनट्स के लिए बढ़ा लिया था। इसके बाद वो फिर से हमला करना शुरू करता है। नॉर्मल अटैक से कुछ नहीं होने वाला था, इसी वजह से वो पहले मिरर मैजिक का यूज करते हुए सेम सिल्विया की तरह हमला कर रहा था, जिससे कि सिल्विया की हर अटैक ब्लॉक हो सके। और अगले ही पल लॉयड वहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करते हुए सिल्विया के पीछे आ जाता है और सिल्विया पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी सिल्विया अपनी तलवार आगे करते हुए उसके इस अटैक को रोक लेती है, जो देखकर लॉयड हैरान था। और सिल्विया समझ गई थी कि लॉयड ने मैजिक का यूज किया है, इसका मतलब उसने चीटिंग की है। हालांकि पहले वो लॉयड को थोड़ी सी डांट पड़ती है, यहाँ पर सिल्विया ने उसकी तलवार भी दूर हटा दी थी, लेकिन बाद में उसके साथ चिपकते हुए कहने लगती है कि सच में वो महान है, वो 2 स्पेल को एक साथ यूज कर पा रहा है, जो कि अच्छे मैजिशियन तक नहीं कर पाते। साथ ही वो इतने दिनों से चीटिंग कर रहा है, इस चीज पर सिल्विया को पता नहीं चलता। इस वजह से वो लॉयड से इम्प्रेस होते हुए कह रही थी कि तुमने कमाल कर दिया। लेकिन लॉयड को ये चीज पसंद नहीं आती कि वो उसे भले ही अच्छे से कह रही है, लेकिन कह तो चीटर ही रही है। हालांकि लॉयड अभी ये भी सोच रहा था कि अच्छा है, इसे पता नहीं चला कि मैंने एक टाइम पर 2 स्पेल नहीं बल्कि 4 स्पेल का यूज किया। असल में लॉयड ने अपनी तलवार बड़ी कर ली थी, जो कि क्रिस्टल स्पेल में आता है, और उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी कुछ मिनट्स के लिए बढ़ा लिया था। पर वो ये बात सिल्विया को नहीं बताता, वरना वो उससे और ज्यादा चिपकेगी। वैसे अब इसके बाद प्रिंस के नहाने का टाइम था, इस वजह से सिल्विया उसे वहाँ से ले जाने लगती है। हालांकि लॉयड मना करता है कि नहीं, अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो खुद से नहा सकता है, लेकिन सिल्विया नहीं सुनती। अब वो जहाँ पर जा रहे थे वहाँ पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप का एरिया है, और वहाँ पर सभी मेड भी थे। वो सभी लॉयड को नहला रहे थे, इस वजह से लॉयड बहुत दुखी था, क्योंकि वो अपनी मैजिक बुक को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। पर तभी वो बाकी सारी मेड लॉयड से कहने लगती हैं कि उसे लाइब्रेरी में कम जाना चाहिए, वरना वो बुक वाला डीमन उसे पकड़ लेगा। ये सुनकर लॉयड हैरान था। वो पूछता है कि क्या लाइब्रेरी में कोई डीमन है, जिस पर वो सभी बताते हैं कि हाँ, एक बुक है जिससे ग्रिम वॉर की बुक कहा जाता है, उसके अंदर एक डीमन कैद है। अगर तुमने ज्यादा बुक खोली और तुम्हें गलती से वो बुक मिल गई तो वो डीमन तुम्हें पकड़ लेगा। हालांकि यहाँ पर सिल्विया इन सब चीजों में नहीं मानती, और वो ये भी जानती है कि लॉयड भी इस पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन वहाँ लॉयड तो कांप रहा था, साथ ही वो थोड़ा एक्साइटेड भी था ये चीज सुनने के लिए। बाद में अब वहाँ से लॉयड को सोने जाना था, जिस पर वो सभी मेड झगड़ा करने लगती है कि कौन उसे लेकर जाएगा। हालांकि सिल्विया उन सभी से सीनियर है, इस वजह से उसे ये चांस मिलने वाला था, लेकिन बाहर की मेड भी अपने हक के लिए लड़ रही थी। पर इस चीज का फायदा उठाते हुए लॉयड चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वैसे अब यहाँ पर दूसरी जगह आने के बाद वो ये भी सोच रहा था कि आखिर वो लाइब्रेरी होगी किस तरह की। असल में लाइब्रेरी वहाँ अंडरग्राउंड बसी हुई है, और इस पर एक सील लगी हुई है, और कुछ गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अभी जानने के लिए लॉयड तुरंत ही रात के टाइम वहाँ चला गया था। पहले वो एक स्पेल इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो एक गार्ड उसे देख ना पाए। अभी वो गार्ड भी यही बात कर रहे थे कि हमें यहाँ पर खड़े करके रखा गया है, जबकि इस लाइब्रेरी के अंदर कोई आता जाता नहीं। असल में किंगडम के 10 बहुत पावरफुल मैगिस ने वहाँ एक स्पेल क्रिएट करते हुए एक लॉक लगाया है, जो कि एक सील है, और उसे डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। पर जब लॉयड वहाँ पहुँचता है तो वो थोड़ी ही मैजिक पावर से आराम से ही उस सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसके बाद वो लाइब्रेरी के
अंदर आ चुका था, जहाँ उसे कई तरह की इंटरेस्टिंग बुक देखने को मिलती है। वो एक एक कर उन सभी बुक को उठा रहा था। हालांकि उसे याद आता है कि उसने सील तोड़ दिया है, इस वजह से अब वो यहाँ से जाएगा तो उसे खुद का एक बैरियर क्रिएट करना होगा जिससे किसी को शक ना हो। हालांकि जब वो फिर से बुक उठाने लगा था तभी उसे एक बुक दिखती है जिसके अंदर से एक डीमन निकल कर आता है। अब इसके बाद हम यहाँ वापस से लॉयड और उसी डीमन को देखते हैं। वो डीमन तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान था ये चीज देखने के बाद कि लॉयड ने ये कर दिया, क्योंकि अभी आसमान में एक होल क्रिएट हो चुका था जहाँ पर हम स्पेस को देख पा रहे थे। लॉयड के स्पेल की वजह से सन की रोशनी आना तक रुक गई थी, इस वजह से वहाँ अंधेरा हुआ था। अभी वो डीमन बहुत ज्यादा हैरान था और लॉयड थोड़ा सा डरा हुआ था कि कहीं कोई इस चीज को नोटिस ना कर ले। हालांकि नोटिस तो सभी ने कर लिया था। लॉयड डीमन से बात करता कि हम इस स्पेल को वापस रिवर्स कैसे करें। डीमन उसे कुछ नॉलेज देता है, जिसके बाद उन्होंने फाइनली उस अटैक को रिवर्स कर लिया था, जिसकी वजह से वो हॉल वापस से क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ आसपास रोशनी फैलने लगती है। अब अगले सीन में हम अगले दिन पर आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि लॉयड और अभी डीमन साथ में। तभी वो डीमन आज न्यूज पेपर उठा कर लाता है जिसमें उसकी ब्लास्ट के बारे में लिखा हुआ था जो कि लॉयड ने कल किया था। हालांकि अभी डीमन लॉयड को इस बारे में बता रहा था, लेकिन इतने में ही लॉयड की नजर उस पेपर के दूसरे साइड किसी दूसरी न्यूज पर जाती है। वहाँ पर अभी एक एडवेंचरर कंपनी के बारे में बताता है। वो कहता है कि कई सारे एडवेंचरर को स्कूल के रैंक के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है डंजन के लिए, जिससे कि वो डंजन क्लियर कर सकें और कुछ रिवॉर्ड ला सकें उन एडवेंचरर कंपनी के लिए। इसके बदले उन्हें पैसे भी मिलते हैं और वो जो डंजन के अंदर मिलने वाली चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर होती हैं। लॉयड सोच रहा था कि क्या उसे भी अपने एक ऐसी जर्नी पर जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ज्यादा रेयर आइटम, क्रिस्टल और ट्रेजर मिल सकते हैं। लेकिन जब वो ये सब कह रहा था तभी डीमन उसे रोकता है और कहता है कि तुम बेवकूफ हो गए हो क्या, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर गए तो यहाँ पर किंगडम में क्या होगा, लोग चिंता नहीं करेंगे कि प्रिंस आखिर गए कहाँ। इस पर लॉयड कहता है कि वो बेवकूफ नहीं है बल्कि तुम हो, तुम्हें नहीं पता कि मैजिक से हर चीज ठीक हो सकती है। लॉयड तुरंत ही अपने पास से एक नट निकालता है और कहता है कि वो प्लांट रेप्लिका मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, और अब इतना कहते हुए वो इस मैजिक का इस्तेमाल भी करता है, जिसकी वजह से वो नट वहाँ पर लॉयड का एक रेप्लिका क्रिएट करता है। रेप्लिका मतलब कि क्लोन। वो क्लोन बिल्कुल पूरी तरह से सेम लॉयड की तरह था। लॉयड कहता है कि इसका पता लगाना नामुमकिन है कि ये लॉयड नहीं है। हालांकि लॉयड को अभी भी एक बात का डर था। जब डीमन उससे पूछता है कि वो लॉयड बताता है कि वो सिल्विया को इस जंगल में नहीं फंसा सकते, क्योंकि सिल्विया पहचान जाएगी कि ये असली लॉयड नहीं बल्कि उसका रेप्लिका यानी कि क्लोन है। ये सुनने के बाद डीमन हैरान था। वो सोच रहा था कि आखिर सिल्विया है कौन जो लॉयड को इतनी अच्छी तरीके से जानती है। वैसे अब लॉयड डीमन से कहता है कि उसे यहीं पर रुकना होगा, जिससे कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन पड़ी कि उस क्लोन को डीमन की मदद की जरूरत पड़ी तो डीमन उसकी मदद कर सकता है, जिस पर डीमन हाँ कर देता है। और इसके बाद लॉयड उसे वहाँ छोड़कर वापस से अपनी जर्नी पर चला जाता है। लेकिन रास्ते में वो अपने हाथ के थ्रू वहाँ उस डीमन से कांटेक्ट भी कर पा रहा था। हालांकि इस चीज में सिग्नल की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो अभी वो डीमन से कनेक्ट करता है, जिससे वो डीमन से बात कर पाता है। हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि लॉयड का जो क्लोन है वो इस वक्त कंघी कर रहा था और अपने लुक्स पर फोकस कर रहा था, जो चीज देखते हुए उसकी मेड हैरान थी, क्योंकि लॉयड पहली बार अपने लुक्स पर फोकस कर रहा है। वैसे यहाँ पर उस डीमन को याद आता है कि लॉयड ने उसकी जो कॉन्सिक्वेंस थी, मतलब कि एक तरीके से आप स्पिरिट समझ लो, जो स्पिरिट थी वो लॉयड के क्लोन में ट्रांसफर करती है, जिससे कि डीमन सिचुएशन संभाल सके। लेकिन इस चीज का वो डीमन गलत फायदा तो उठा सकता है, मतलब कि अगर वो चाहे तो वो लॉयड से उन क्लोन बॉडी को लेकर अभी जितने टाइम लॉयड यहाँ वापस लौट कर नहीं आ रहा तब तक वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता है, और लॉयड को इस चीज का पता नहीं लगेगा। जो डीमन लॉयड को बताता है लॉयड को सिर्फ वही सच लगेगा। इस चीज पर डीमन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तभी लॉयड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे भरोसे अपने क्लोन को छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम्हें सब कुछ संभालना है। हालांकि मुझे तुम पर भरोसा है। अभी सुनने के बाद उस डीमन का दिल पिघल गया था। वो लॉयड के शब्द सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो लॉयड को कैसे धोखा दे। वो वैसे तो कुछ नहीं करना चाहता था, पर उसके मुंह से निकल जाता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे तब तक यहाँ सारी सिचुएशन मैं संभाल लूंगा। अब लॉयड को वहाँ अपने क्लोन की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वैसे वो पूरी स्पीड में आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि भले ही वो अपनी जर्नी पर तो निकल चुका है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे डंजन कहाँ पर मिलने वाले हैं। लेकिन अब इतने में ही वहाँ नीचे एक लड़की को देखता है जो कि कुछ ऑर्क से डरते हुए भाग रही थी। हालांकि ऑर्क कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं, वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ वो लॉयड का डीमन उसे बताता है कि ये लड़की खतरे में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पर इतने में ही वो लड़की बाहर रुक जाती है और उन ऑर्क पर हमला करने लगती है। डीमन ये देखकर हैरान था। वो लॉयड से कहता है कि इसकी ब्रीथिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी लगती है। उस लड़की ने बहुत ही जल्दी उन सभी ऑर्क मॉन्स्टर को हरा दिया था
और इसके बाद वो उन सभी से कहती है कि तुम सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें मुझे हराने में करीबन 100 साल लगेंगे। अब यहाँ पर लॉयड को याद आता है कि उसने कुछ बुक्स पढ़ी थी जिसमें फॉरेन कंट्री के लोगों के बारे में लिखा हुआ था। उसे जानने को मिला था कि बाहर के जो लोग हैं वो अपनी एनर्जी को काई कहकर बुलाते हैं और ये एनर्जी, इनकी एनर्जी थोड़ा अलग है क्योंकि दोनों की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो अलग तरीके से होती हैं। हालांकि उस लड़की ने यहाँ पर लॉयड को नोटिस कर लिया था। वो कहती है कि तुम हो कौन, मेरे सामने आओ। इस तरफ वो डीमन यहाँ डर गया था, पर वो लॉयड एक्साइटेड था। वो उस लड़के से मिलना चाहता था जिससे कि वो उससे उसकी टेक्निक के बारे में पूछ सके और कुछ सीखे। साथ ही वो डेंजन के बारे में भी पूछ सकता है, लेकिन इस पर वो डीमन कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या? अगर तुम उसके सामने आए और उसने तुम पर हमला कर दिया फिर तुम क्या करोगे? क्योंकि वैसे भी वो तो तुम्हें पहचान लेगी कि तुम यहाँ के नहीं हो। इस पर लॉयड कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो हम उसे अपनी एनिमी की तरह मानेंगे और हम भी उस पर हमला करेंगे। अब तभी अचानक से वो लड़की वहाँ लॉयड पर हमला कर देती है और उस पहाड़ के ऊपर आ जाती है। लेकिन इतने में ही लॉयड ने ऊपर लुक बदल लिया था, उसके कपड़े चेंज हो चुके थे। यहाँ पर लॉयड अपना नाम रॉबर्ट बताता है। उसने अपने भाई के थोड़े से लुक चोरी कर लिए थे और साथ ही कुछ कपड़े भी उसी की तरह पहन रखे थे। अब वो लड़की लॉयड पर हमला नहीं करती। लॉयड बताता कि वो एक एडवेंचर है और डेंजन की तलाश में है, जिस पर वो लड़की बताती कि वो खुद भी एक बी क्लास की एडवेंचर है और उसका नाम ताओ है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि लॉयड और डीमन पहले ही नोटिस कर चुके थे उसकी फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए। वैसे लॉयड नोटिस करता है कि अभी ताओ का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था। इस वजह से वो डीमन से मन ही मन पूछता है कि कहीं ताओ ने पहचान तो नहीं लिया कि लॉयड कौन है। इस पर डीमन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा इल्यूजन परफेक्ट है, उसने तुम्हें नहीं पहचाना। अब यहाँ पर असल में ताओ इस वजह से थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि वो बहुत टाइम बाद किसी ऐसे लड़के से मिल रही है जो कि हैंडसम भी है और उसे भाव दे रहा है। असल में ताओ पहले एक डोजो में थी जहाँ वो मार्शल आर्ट सीखा करती थी, लेकिन फिर उसने भी वो डोजो छोड़ दिया, जिसके बाद से उसे कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जो कि वो उसे भाव देता हो या फिर थोड़ा ढंग का दिखता हो। वो सोचते है कि उसे किसी भी कीमत पर लॉयड को अपना बॉयफ्रेंड बनाना ही होगा। तभी लॉयड उससे कहता है कि वो डेंजन की तलाश में है, उसे डेंजन जाना है, क्या इसमें ताओ उसकी मदद कर सकती है? हालांकि वो ये भी कहता है कि अगर तुम मदद ना करना चाहो तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, लेकिन ताओ यहाँ तुरंत ही कहती है कि तुम बेवकूफ हो क्या, मैं मदद करूंगी। और अगले ही सीन में वो सीधा एक डेंजन की एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे। इसके बाद अब वो डेंजन में एंट्री लेते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। वो मॉन्स्टर पर हमला कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ताओ लियोड को इम्प्रेस करने के लिए उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करते जा रही थी, पर लॉयड का ध्यान उस पर नहीं था। वो तो यहाँ आसपास में लगी हुई क्रिस्टल को देखकर इम्प्रेस था। इस चीज पर ताओ थोड़ी सी दुखी थी क्योंकि लॉयड वहाँ लगे हुए उन क्रिस्टल में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जबकि उसके साथ ताओ है। वैसे इसके बाद अब वो वहीं डेंजन में रुक गए थे और खाना खाने लगे थे, जिस दौरान लॉयड ताओ से काई एनर्जी के बारे में पूछता है। ये सुनकर ताओ हैरान थी, लॉयड को काई के बारे में कैसे पता? वो बताते हैं कि काई माना और एनर्जी की तरह ही सेम होती है, बस इसमें उसकी जो टेक्निक्स होती हैं वो अलग होती है। हालांकि वो ये भी कहती है कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तुम्हें इसके बारे में पता है, ये चीज कमाल की है क्योंकि तुम्हारी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है। इस पर लॉयड कहता है कि हाँ, वैसे अब ताओ उसे थोड़ा बताती है कि ये सिर्फ ब्रीदिंग से रिलेटेड है, ब्रीदिंग स्टाइल को अगर चेंज किया जाए तो इससे एनर्जी को भी चेंज किया जा सकता है। तो लॉयड उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। हालांकि इस दौरान लॉयड को खांसी आ जाती है, जिस पर ताओ कहती है कि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम अभी इसे नहीं सीख सकते। उसके कहने का मतलब ये था कि जो व्यक्ति बचपन से ही एनर्जी को सीख रहा है उसे दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होने के लिए बहुत टाइम लगता है। पर लॉयड अपने अंदर महसूस कर पा रहा था कि उसने दूसरी ब्रीदिंग टेक्निक को भी समझ लिया है और अगर वो चाहे तो इसका यूज कर सकता है और ये उसके लिए डबल एडवांटेज होगा अपने मैजिक के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो दूसरी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा अपने सेम मैजिक में, जिससे उसकी मैजिक एनर्जी और पावर दोनों ही बदल जाएगी। वैसे ताओ ये चीज नोटिस कर बहुत ज्यादा हैरान थी। उसके रिएक्शन देखने वाले थे क्योंकि वो लॉयड को लाइक करने लगी थी, लेकिन लॉयड का उस चीज पर ध्यान नहीं था। वो तो बस अपनी काई एनर्जी को बहुत अच्छे से सीखना चाहता था और उसे इम्प्रूव करना चाहता है। वैसे डीमन भी ये चीज नोटिस कर रहा था। वो मन में सोच रहा था कि लॉयड सच में कमाल का है, वो सिर्फ मैजिक के अलावा और किसी चीज पर ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ पैलेस में आते हैं जहाँ पर हम क्लोन वाले लॉयड को देखते हैं। वो इस वक्त बैठा हुआ डेजर्ट खा रहा था। तभी सिल्विया वहाँ उसके पीछे आती है और उससे कुछ कहने लगती है, जो चीज देखकर हमारा क्लोन वाला लॉयड बहुत ही ज्यादा घबराया गया था। और वहीं दूसरी तरफ डेंजन के अंदर आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि ताओ अभी लॉयड को देखने के लिए अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रही थी और यहाँ पर वो काई एनर्जी का इस्तेमाल कर रही थी। लॉयड इससे और भी ज्यादा कुछ सीख सकता था। सामने जो मॉन्स्टर था वो खत्म
खत्म हो जाता है। ताओ को लगता है कि शायद उन्होंने डंजन को क्लियर कर दिया और अब वो सामने रखे हुए चेस्ट को ओपन कर सकते हैं, उसके ट्रेजर को ले सकते हैं। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से आगे बढ़ने लगे थे। जब उस बॉक्स को खोलने वाले थे तब ताओ कहती है कि तुम इस बॉक्स से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाना, क्योंकि ये डंजन बहुत ही कम लेवल का था, इसलिए यहाँ पर ज्यादा कुछ ट्रेजर मिलना नामुमकिन है। वैसे लॉयड अभी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो अभी चुपचाप उस ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे उसने अब इस चीज में मास्टरी कर ली है, वो अपनी एनर्जी को ब्रीदिंग टेक्निक की मदद से चेंज करना सीख गया है, जो चीज ताओ भी नोटिस कर लेती है और हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि अब फाइनली उसके स्ट्रिक्ट ग्रैंडपा हाँ कर देंगे लॉयड के लिए। उसने अपने मन में शादी तक का ख्याल बना लिया था, पर लॉयड इस चीज पर ध्यान नहीं देता। लॉयड सोच रहा था कि अब हमें इस चेस्ट को ओपन करना चाहिए। वैसे इसके बाद अब ताओ उस चेस्ट को ओपन करती है, पर तभी अचानक से उस चेस्ट के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी से बनी हुई ब्लेड निकल कर आती है। लॉयड ने सही टाइम पर ताओ को वहाँ से हटा दिया था। वो ब्लेड सीधा जाकर उस डंजन की दीवार पे पड़ती है, जिसकी वजह से वो डंजन बीच में से कट चुका था। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस चेस्ट के अंदर से एक खतरनाक बॉस लेवल मॉन्स्टर निकल कर आता है, जो कि इस डंजन का बॉस है। ताओ से देखकर घबरा गई थी, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डार्क और डेंस एनर्जी निकल रही थी, लेकिन लॉयड उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया था। वैसे अब हमें उस नए मॉन्स्टर का नाम लिक पता चलता है। वो देखने में भी बहुत खतरनाक था और उसके अंदर से पावर भी बहुत ज्यादा निकल रही थी। यहाँ पर लॉयड को भी नहीं पता था कि ये किस टाइप का मॉन्स्टर है, इस वजह से वो ताओ से इस बारे में पूछता है, लेकिन ताओ भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए वो लॉयड से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। पर वो ये भी जानती थी कि ये मॉन्स्टर्स यानी कि लिक बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इस वजह से वो लॉयड से कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन लॉयड कहता है कि नहीं, वो ताओ को काई एनर्जी यूज करते हुए देखना चाहता है और इस मॉन्स्टर को हराते हुए देखना चाहता है, इस वजह से वो नहीं जाएगा। लेकिन फिर ताओ को ना चाहते हुए भी अपने अटैक से उसे इस डंजन के बाहर की तरफ फेंकना पड़ता है। हालांकि वो सोच रही थी कि उसने जो किया इससे लॉयड को चोट ना लगे, उसने सिर्फ लॉयड को बचाने के लिए ऐसा किया था। अब तभी अचानक से लिक उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो बच रही थी। पर वो हैरान थी कि एक हाई लेवल मॉन्स्टर इस तरह के लो लेवल डंजन में क्या कर रहा है, क्योंकि उससे कुछ ही देर तक लड़ने के बाद ताओ ये चीज समझ चुकी थी कि इसे हराना हाई लेवल एडवेंचर के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानती और कुछ देर उसके अटैक से बचती रहती है, जिससे कि लॉयड को टाइम मिल सके इस डंजन से बाहर निकलने का। दूसरी तरफ हम वहाँ लॉयड को देखते हैं, जो कि अभी वहाँ से सीधा डंजन के बाहर की तरफ फिक रहा था। उसी समय वो एक बैरियर बना लेता है। इस समय वो सोच रहा था कि आखिर ताओ ने उसे बाहर की तरफ क्यों फेंका और क्या उसे वापस लौट कर जाना चाहिए। इसी दौरान रास्ते में दो गॉब्लिन मिलते हैं, जो कि वे वजह मारे जाते हैं। वैसे अब जब लॉयड को कुछ समझ में नहीं आता तो वो डीमन से इस चीज के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इस गुफा में ज्यादा सिग्नल नहीं थे, जिस वजह से डीमन के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। पर तभी उसे डीमन की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कह रही थी कि उसे वापस से पैलेस में लौट कर आना होगा। यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। ये सुनते हुए लॉयड घबरा जाता है और सोचता है ना जाने क्या, और अब वो तुरंत ही वापस पैलेस की तरफ निकलने लगा था। और इस तरफ अब वापस से हम उस डंजन के बिल्कुल अंदर आते हैं, तो वहाँ हम अंदर देखते हैं कि अभी ताओ लिक से लड़ रही थी, लेकिन उसे हराना थोड़ा सा मुश्किल था। पर ये चीज अब वो भी समझ चुकी थी, इस वजह से वो कोशिश कर रही थी कि वो चुपचाप यहाँ से निकल सके। लेकिन लिक उसे नोटिस कर लेता है। लिक बताता है कि वो जानता है कि ताओ काई एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है और वो सारी काई एनर्जी से बनी हुई टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। लिक काई एनर्जी के बारे में इस वजह से जानता है क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर कुछ एडवेंचर्स आए थे तो वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसे एडवेंचर भी थे जो कि काई एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। लिक उन्हें खा लिया था और लिक के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे कि वो जिस पर्सन को भी खाता है उसकी एनर्जी को, उसकी नॉलेज और एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। लेकिन वो ताओ से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसे नहीं खाने वाला, क्योंकि उसे नहीं लगता कि ताओ को खाने से उसे कोई नॉलेज मिलने वाली है। वो अभी लॉयड को लेकर इंटरेस्टेड था, क्योंकि जब वो चेस्ट से बाहर निकलता है तो लॉयड उसके अटैक से बहुत ही स्पीड से डोज कर लिया था, जो चीज उसे लॉयड के लिए एक्साइटेड कर चुकी थी। पर जब ताओ ने लॉयड को यहाँ से भेज दिया था, इसी वजह से वो ताओ पर गुस्सा भी था, इसलिए वो उसे खत्म करने वाला था। ताओ मन में सोचती है कि लॉयड की नॉलेज के लिए उसके साथ था और ये लिक भी नॉलेज चाहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वो फैसला करती है कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लिक को हराएगी, क्योंकि उसे साबित करना था कि वो जिस टेक्निक से प्रैक्टिस कर रही है वो कमजोर नहीं है और उसे खुद को भी साबित करना था। इसके बाद वो तुरंत ही ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिक के ऊपर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर लिक ने अपने आसपास एक बैरियर बना लिया था जो कि उसे बचा रहा था, और ये बैरियर इतना ज्यादा मजबूत था कि उसे तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ ताओ बहुत कोशिश करती है लेकिन उस बैरियर को तोड़ नहीं पाती। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन ताओ ने हार नहीं मानी थी।
थी वो सोच रही थी कि उसने टाइम और स्ट्रेंथ सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। अब कुछ ही देर बाद जब लॉयड सेटिस्फाई हो जाता है कि उसने बहुत ज्यादा काई एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली है तो वो उसके यूज करने का फैसला करता है। उसके यूज से यहाँ पर लिक के जितने भी अटैक थे वो सभी अटैक डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पर लॉयड नोटिस करता है कि अगर वो ज्यादा काई एनर्जी को एक साथ रिलीज करता है तो वो काई एनर्जी दूर तक नहीं जाती। इस वजह से वो थोड़ी सी ही काई एनर्जी से एक परफेक्ट अटैक डिजाइन कर लिक के ऊपर हमला करता है जो कि सीधा जाकर उसे ही लगती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि ये अटैक उसे लगे उससे पहले ही उसने अपने सामने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। इसके बाद लॉयड रुकता नहीं है, वो एक साथ कई सारे अटैक करते जाता है जिसे रोकने के लिए लिक भी डिफेंस अटैक कर रहा था, पर वो देखकर हैरान था कि लॉयड किसी भी इनकेंटेशन स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नॉर्मल एनर्जी तो नहीं है, और इनकेंटेशन स्पेल का इस्तेमाल किए बिना भी अगर कोई मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब वो काई एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से लिक इस चीज से हैरान था कि आखिर लॉयड काई एनर्जी से लिक की एनर्जी को कैसे हरा सकता है। अभी लॉयड कई सारे अटैक करता है और इसके बाद अब वो फाइनल अटैक करने के लिए अपनी काई एनर्जी को फिर से अपने हाथ में एक चक्र की तरह कन्वर्ट कर हमला कर रहा था, जिससे बचने के लिए लिक अपने पास फिर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर बनाता है जिसमें उसने अपनी सारी पावर्स लगा दी थी। लेकिन ये बैरियर बीच में से ही कट जाता है और लॉयड का अटैक जाकर सीधा लिक को लगता है, जिसके बाद लिक मारा जा चुका था। अब उसके मारे जाते ही वो जो चेस्ट थी जिसके अंदर से लिक बाहर निकला था वो फिर से ओपन होती है। जब ये वहाँ पर आते हैं तो उसके अंदर से उन्हें एक खराब सा चाकू मिलता है जो कि किसी काम का नहीं लग रहा था, लेकिन लॉयड को उसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलते हुए महसूस हो रही थी। इस वजह से लॉयड उसे अपने पास रख लेता है। अब वो चेस्ट वापस से जमीन में जाने लगी थी क्योंकि ये डेंजर क्लियर हो चुका है, लेकिन लॉयड समझ गया था कि ये चेस्ट जमीन में जाकर मैजिक आइटम्स को खोजती है, जिसके बाद जब इसे पावरफुल मैजिक आइटम्स मिल जाते हैं तो ये एक डेंजर क्रिएट करती है। इसका मतलब ये सारे डेंजर यही क्रिएट कर रही है। इस वजह से लॉयड इस चेस्ट को ही निकालने लगता है। अब डेंजर क्लियर हो गया था, इस वजह से ये जगह टूटने लगी है और ताओ को चिंता हो रही थी। वो लॉयड से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर लॉयड को तो चेस्ट चाहिए थी। वो किसी तरह से उससे बाहर निकलता है, जिसके बाद ये लोग भाग रहे थे और अब वो डेंजन भी पूरी तरह से क्लोज हो चुका था। वैसे यहाँ पर ताओ लॉयड से पूछता है कि आखिर उसने सिर्फ काई एनर्जी का इस्तेमाल क्यों किया। पहले ताओ को लग रहा था कि शायद लॉयड ने ऐसा इसलिए किया जिससे कि वो लॉयड की कही हुई उस बात का बदला ले कि काई एनर्जी बहुत कमजोर है, लेकिन लॉयड बताता है कि नहीं, उसने बस काई एनर्जी का यूज अच्छी तरह से सीखना था, इस वजह से उसने ऐसा किया। अब लॉयड वहाँ से जाने लगा था क्योंकि उसे याद आ गया था कि डीमन ने उसे जल्दी कासल में बुलाया है, लेकिन ताओ यहाँ पर उससे प्रॉमिस करती है कि वो भी बहुत मेहनत करेगी और खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। वो मन में सोच रही थी कि उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर लॉयड को इम्प्रेस करना है। अगले सीन में लॉयड वापस से अपने उस रूम पर पहुंच चुका था, जहाँ पर आते हुए वो देखता है कि उसका जो क्लोन था उसकी हालत बहुत बुरी है क्योंकि उसे सिल्विया ने बहुत पीटा है। जब लॉयड उसके पास जाकर उसे उठाकर उससे पूछता है तो वो बताता है कि जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो लॉयड का क्लोन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इस वजह से सिल्विया को गुस्सा आता है क्योंकि अब लॉयड और कमजोर हो चुका है पहले से, इसलिए उसने उसे अच्छा सबक सिखाया। इस वजह से अभी लॉयड का क्लोन और डीमन दोनों ही लॉयड से गुस्सा थे, पर लॉयड उससे माफी मांगता है। बाद में हम देखते हैं कि लॉयड अभी डीमन को वही चाकू दिखा रहा था जो कि वहाँ से लाया है। वो डीमन कहता है कि तुम इसके लिए इतने मेहनत कर रहे हो, तुम्हें तो वहाँ से जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ कचरा है। लेकिन लॉयड कहता है कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है। इसके बाद अब लॉयड उस चाकू को गर्म पानी में डालकर उसके ऊपर से स्पेल निकालने का कोशिश कर रहा था जो कि एन्चेंटमेंट के दौरान उस पर लिखे गए हैं। कुछ देर तक मेहनत करने के बाद लॉयड ने गर्म पानी के थ्रू वो सारे एन्चेंटमेंट को बाहर निकाल लिया था। अभी यहाँ पर लॉयड बहुत समझदारी का काम करता है। लॉयड उन एन्चेंटमेंट स्पेल को किसी दूसरे वेपन पर यूज नहीं करता, बल्कि वो गर्म पानी के थ्रू और कुछ केमिकल्स के थ्रू उन स्पेल को अलग अलग करने की कोशिश कर रहा था। स्पेल कोई नॉर्मल मंत्र नहीं होते जो लिख दिए जाए तो वेपन स्ट्रॉन्ग बन जाए। ये स्पेल अलग अलग टाइप के केमिकल और अलग अलग चीजें से मिले पोशन से लिखे जाते हैं। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि स्पेल इंक से लिखे जाते हैं और लॉयड यही पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये किस तरह की इंक है। जब वो बहुत देर तक इस चीज में लगा रहता है तो फाइनली वो स्पेल ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लॉयड को 3 चीजें जानने को मिलती है कि इसके लिए उसे चांदी चाहिए जिससे वेपन बनाए जाते हैं, ऑयल चाहिए और एक हिमाटा जो कि कुछ मॉन्स्टर की बॉडी में होते हैं वो चाहिए। ये हिमाटा जो चीज है वो बहुत ज्यादा रेयर होती है, लेकिन लॉयड डीमन को बताता है कि उसने उस डेंजन के अंदर से उस चेस्ट को भी उठा लिया जो कि डेंजन क्रिएट करती है। इसका मतलब वो हिमाटा तैयार कर सकते हैं। अब इस पर डीमन खुश था और लॉयड को भी, क्योंकि बस उन्हें तेल और चांदी की जरूरत होगी। अब वो चांदी के लिए वो अपने फादर के पास आता है, मगर ये बहुत शॉकिंग बात थी कि उसके फादर की एज इतनी ज्यादा है कि वो सच में एक बूढ़े आदमी है। इस चीज पर पहली बार में मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये उसके फादर ही है। तो यहाँ पर वो अपने फादर से कुछ चांदी के सिक्के मांगता है, जहाँ पर उसके फादर ने उसे एक थैला भर
कर चांदी के सिक्के दे दिए थे उसकी पॉकेट मनी के रूप में। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें गोल्ड कॉइन चाहिए। इस पर लॉयड कहता है कि नहीं, मैं इससे काम चला लूंगा। ये सुनकर उसके फादर बहुत ज्यादा खुश थे और सोच रहे थे कि लॉयड बहुत हम्बल है। साथ ही वो ये भी सोचते हैं कि आखिर लॉयड इन चांदी के सिक्कों का क्या करेगा। इस तरफ हम देखते हैं कि लॉयड अब एक सीक्रेट इन्वेंट्री में आ चुका था जहाँ पर डीमन पहले से आग तैयार कर चुका था। वो लोग उनसे सिक्के को पिघला रहे थे जिससे कि वो ऑयल और हिमाटा के साथ उसे मिला सके। उस पर एन्चेंटमेंट वाली बुक को क्रिएट कर उसे अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉयड की फाइट अभी सिल्विया के साथ हो रही थी, जिस लड़ाई के दौरान लॉयड अपने सीक्रेट स्पेल का इस्तेमाल करता है और सिल्विया पर सीक्रेटली हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन सिल्विया ने इस अटैक को पहले ही पहचान लिया था, इस वजह से वो अपने अटैक को रोक लेती है। लॉयड और भी कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन सिल्विया उसके हर एक अटैक से बचते जा रही थी। हालांकि आज वो थोड़ी सी इम्प्रेस थी क्योंकि लॉयड फाइनली पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लॉयड एक और पावरफुल स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ जमीन को बाहर ले आती है लेकिन सिल्विया ने अंत में उसे हरा दिया था। लॉयड ने सिल्विया से कहा था कि अगर वो जीतता है तो उसे एक और बैग भरकर तेल चाहिए होगा, जिस पर सिल्विया ने हाँ कर दी थी। लेकिन अब लॉयड हार चुका है लेकिन उसे तेल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सिल्विया फिर भी उसे तेल दे देती है। लॉयड उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो इस पर सिल्विया बताती है कि वो उस दिन के लिए गुस्सा थी क्योंकि लॉयड बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब वो ये देख कर खुश थी कि लॉयड कमजोर नहीं है और इसलिए वो उसे उसका प्राइज दे रही है। दूसरी तरफ अभी डीमन भी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि लॉयड अपने मैजिक स्पेल का भी इस्तेमाल कर सिल्विया को नहीं हरा सकता। डीमन के लिए सिल्विया का एक मॉन्स्टर की तरह ही थी जिससे कि वो खुद भी बहुत डरता है। वैसे यहाँ पर लॉयड सिल्विया को इम्प्रेस करता है कि वो उसके लिए दिए हुए इस ऑयल यानी कि तेल से जो करने वाला है वो कर उसे जरूर बताएगा कि वो कामयाब हुआ कि नहीं। अगले सीन में लॉयड यहाँ उस सीक्रेट लाइब्रेरी में आता है जहाँ पर वो चांदी, ऑयल और इस तीसरी चीज हिमाता को मिलाते हैं और वही एन्चेंटमेंट वाली बुक क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद लॉयड रॉबर्ट के पास आया था क्योंकि उसे वेपन की जरूरत है जिन पर वो एन्चेंटमेंट स्पेल का इस्तेमाल करेगा। जैसे ही वो रॉबर्ट से हेल्प मांगता है तो रॉबर्ट तुरंत ही अपने 4-5 लोगों को बुलाता है जो कि सोल्जर्स, और उनसे कहता है कि उनके पास जितने भी वेपन्स हो वो दे दो। यहाँ पर उन सभी ने अपने वेपन्स दे दिए थे और बिल्कुल आस हटा दी थी कि उन्हें अपने वेपन्स वापस भी मिलने वाले हैं क्योंकि एन्चेंटमेंट में ये होता है कि अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो उनके वेपन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एन्चेंटमेंट के पास होने का रेशियो बहुत कम होता है। इस वजह से उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लॉयड तलवार को भी सक्सेसफुली एन्चेंट कर पाएगा। अब इसके बाद लॉयड वापस से उस जगह पर आ गया था जहाँ पर वो उन सभी तलवारों को एन्चेंट करने वाला है। उसने अपने क्लोन को भी तैयार कर लिया था हेल्प के लिए और ग्रिम और डीमन अभी लॉयड को मोटिवेट कर रहा था। लॉयड पहले तलवार उठाता है लेकिन उस पर वो इतने सारे स्पेल लिख देता है कि वो तलवार अपने आप ही टूट जाती है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस तलवार में इतनी काबिलियत नहीं कि वो इतने सारे स्पेल को सह पाए, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल मेटल की तलवार होना जरूरी है। फिर भी अब लॉयड जारी रखता है दिन रात मेहनत के बाद। अब वो रॉबर्ट के पास सारी तलवार लेकर वापस आ गया था। सारी तो नहीं क्योंकि उसे टोटल 120 तलवार मिली थी जिसमें से उसने सिर्फ 50 ही एन्चेंट कर पाई थी। वो रॉबर्ट और बाकी सभी से माफी मांगते हुए कहता है कि वो 70 तलवार उसने वेस्ट कर दी। हालांकि वो बताता है कि अब वो इतना माहिर हो चुका है कि वो सारी तो नहीं फिर भी 80 स्वॉर्ड बिना डिस्ट्रॉय किए एन्चेंट कर सकता है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि जो एक मॉन्स्टर एन्चेंटर होते हैं जो कि एक्सपीरियंस होकर और बहुत ही सालों की एन्चेंटमेंट करते रहते हैं वो भी सिर्फ 10% तलवारों को एन्चेंट कर पाते हैं। अभी बाकी जो सोल्जर्स थे उन्हें लॉयड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन तभी जब एक सोल्जर अपनी तलवार को अपनी मयान के अंदर वापस रख रहा था तो उसकी जो मयान थी वो बीच में से कट जाती है, जो देखकर वो हैरान था। अभी वो फैसला करते हैं कि इन वो तलवार का कमाल देखेंगे। लॉयड भी ये देखना चाहता था। तभी रॉबर्ट बताता है कि वो मॉन्स्टर हंट पर जा रहे हैं जिसके लिए उसने किंग से परमिशन ले ली है, इसलिए अगर लॉयड चलना चाहे तो वो भी चल सकता है। लॉयड ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग निकल चुके थे मॉन्स्टर हंट के लिए, जिस दौरान अभी सिल्विया गैरेज चल रही थी और लॉयड रॉबर्ट के कंधे पर सर रख के सो रहा था। रॉबर्ट टाइम पास करने के लिए किताब पढ़ रहा था। अब कुछ देर बाद लॉयड की नींद खुलती है। उसके कपड़ों में अभी वो डीमन बीस्ट सो रहा था, वो भी उठ जाता है। वो लोग आसपास खेतों को देखते हैं और रॉबर्ट उनके बारे में लॉयड को बताता है। कुछ ही देर बाद अब वो वहाँ जंगल में पहुंच चुके थे। लॉयड पूछता है कि क्या मॉन्स्टर कहीं पर भी समन हो सकते हैं, जिस पर सिल्विया कहती है कि ऐसा नहीं है, वो पीछे वाली लेक से यहाँ पर आते हैं। लॉयड अभी बहुत एक्साइटेड लग रहा था। इस चीज को देखकर रॉबर्ट खुश था। सिल्विया पूछती कि वो इतना एक्साइटेड क्यों है, तो इस पर लॉयड कहता है कि वो पहली बार इस तरह के जंगल में आ रहा है, उसे परमिशन नहीं है कि वो पैलेस के बाहर कहीं जा सके। साथ ही लॉयड अभी अपनी तलवार की भी पावर देखने के लिए थोड़ा एक्साइटेड था। रॉबर्ट ये चीज नोटिस करता है कि सिल्विया लॉयड का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, इससे वो इम्प्रेस था। सिल्विया कहती है कि ये उसका काम है क्योंकि वो लॉयड की मेंटोर है, लेकिन इस पर रॉबर्ट थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता क्योंकि उनका रिलेशन
रिलेशन मेंटोर और स्टूडेंट जैसा नहीं है। इसका मतलब कि सिल्विया लॉयड को पसंद करती है। लेकिन ये सुनते हुए सिल्विया ने तुरंत ही अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी, जिसे देखकर रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन सिल्विया बताती है कि उसने कुछ मेहमान मिलने आ रहे हैं, असल में ये कुछ मॉन्स्टर थे। जिसके बाद अभी गार्ड्स ने यहाँ पर उस बग्गी को घेर लिया था, जिससे कि कोई भी मॉन्स्टर रॉबर्ट या लॉयड पर हमला ना कर सके। वैसे लॉयड नोटिस करता है कि ये सभी कमजोर हैं, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और लॉयड ने इन्हें बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था अपनी काई एनर्जी की मदद से। डीमन नोटिस करता है कि लॉयड की जो काई एनर्जी है और उसके सेंस हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। इसका मतलब वो वहाँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो इन्हें हमेशा एक्टिव रखता है। और वैसे अब वहाँ पर उन मॉन्स्टर ने हमला करना शुरू कर दिया था और वो सभी गार्ड उन सभी पर हमला कर रहे थे। लेकिन उन गार्ड के लिए ये बहुत हैरानी वाली बात है कि उनकी जो तलवार है वो इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है कि उन्हें बस उसे स्विंग करना है और वो मॉन्स्टर मारे जाएंगे, क्योंकि वो मॉन्स्टर सच में एक ही कट के साथ खत्म होते जा रहे थे। जो चीज देखकर सभी गार्ड हैरान थे और यहाँ पर रॉबर्ट लॉयड की तारीफ कर रहा था और उसे जीनियस कह रहा था। वहाँ दूसरी तरफ सिल्विया भी अभी लॉयड की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही थी और वो उन मॉन्स्टर डेड बॉडी के माउंटेन के पहाड़ खड़ी कर रही थी। लेकिन लॉयड जानता था कि वो उसकी तारीफ ऐसा ही कर रही है, क्योंकि लॉयड ने सिल्विया की तलवार को एन्चेंट किया ही नहीं। इसका मतलब उसने अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर उन सभी मॉन्स्टर को खत्म किया है। वैसे अब इतने में ही अचानक से दो मॉन्स्टर यहाँ लॉयड के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही ताओ वहाँ पर आती है और उन मॉन्स्टर को किक करते हुए लॉयड को बचा लेती है। वो बस इसी जंगल में गुजर रही थी, जिस दौरान उसे यहाँ पर काई एनर्जी महसूस हुई। इसी वजह से वो इस तरफ आई और उसने मॉन्स्टर को देखा। वैसे अभी लॉयड गलती से उसका नाम ले लेता है, जो देखकर ताओ थोड़ी सी हैरान थी। वो तुरंत ही पीछे मुड़ती है, वहाँ पर लॉयड था, लेकिन उसे लॉयड की शक्ल पहले देखी हुई लग रही थी। तब लॉयड ने अपना चेहरा बदल रखा था, इस वजह से पूरी तरह से उसे पहचान नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी उसे शक हो गया था। वो यहाँ पर लॉयड के चेहरे को टच करती है और कहती है कि तुम्हारा चेहरा सच में किसी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है। वैसे अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ सिल्विया उस तरफ आती है और उन मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म करते हुए बहुत ही रूड तरीके से ताओ को थैंक यू कहती है लॉयड की जान बचाने के लिए। साथ ही उसे वार्निंग देती है कि उसे लॉयड के चेहरे को केयरलेसली टच नहीं करना। लेकिन ताओ बताती है कि वो सिर्फ काई एनर्जी को महसूस करते हुए यहाँ पर आई थी और उसने लॉयड के चेहरे को केयरलेसली टच नहीं किया है। वैसे लग रहा था कि अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो सकती है, लेकिन रॉबर्ट बीच में आकर उनकी लड़ाई रुकवा देता है। वो कहता है कि शायद तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसे सुलझाने के लिए ताओ को भी हमारे साथ उसे लेक पर चलना ही चाहिए। इससे हमारी भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हारे बीच में दोस्ती भी हो जाएगी। अब अगले सीन में रात हो चुकी थी और वो लोग वहाँ उस लेक के करीब पहुँच चुके थे, जहाँ उन सभी ने अपने अपने टेंट लगा लिए थे। यहाँ पर रॉबर्ट मौका देखते हुए ताओ को थैंक्स कहता है उन सभी की जान बचाने के लिए और उन मॉन्स्टर को रोकने के लिए। वैसे ताओ को ये चीज हो जब ये पता चलती है कि रॉबर्ट प्रिंस है और उसका नाम रॉबर्ट है, तो वो सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। हालांकि इसका सिर्फ नाम रॉबर्ट है, बल्कि वो ताओ की तरह ही नहीं दिखता, इसलिए उसको ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। अब वो यहाँ से लॉयड को ढूंढने के लिए चली जाती है, क्योंकि लॉयड रॉबर्ट की तरह ही दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लॉयड को देखते हैं, जो कि अभी ताओ से छुपने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी काई एनर्जी को हमेशा 24 घंटे एक्टिव रखा था, जिसकी वजह से उसे मॉन्स्टर का पता चला। लेकिन अब वो अगर अपनी काई एनर्जी को बंद कर दे तो इससे ये तो होगा कि ताओ को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन इससे उसे शक हो सकता है कि इन्हीं के बीच में रॉबर्ट कहीं पर छुपा हुआ है। इसलिए अब लॉयड अपनी काई एनर्जी को रोक भी नहीं सकता। इसलिए वो फैसला करता है कि अभी वो लेक के करीब है, इसलिए वो कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने टेंट में रुककर मॉन्स्टर के आने का इंतजार करेगा। वो टेंट में आता है जहाँ पर सिल्विया ऑलरेडी थी। सिल्विया बताती है कि यहाँ पर कोई कैट टाइप का खतरनाक मॉन्स्टर घूम रहा है, इस वजह से वो यहाँ पर आई है, जिससे कि वो लॉयड को रात भर प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि उसे बाकी गार्ड्स पर भरोसा नहीं है। लॉयड उसे जाने को कहता है, लेकिन सिल्विया नहीं मानती। वैसे यहाँ पर सिल्विया का लॉयड को प्रोटेक्ट करने का तरीका बिल्कुल भी कैजुअल नहीं था। कुछ देर बाद जब यहाँ ताओ आती है तो उन्हें वियर्ड पोजीशन में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, ये सिर्फ लॉयड के लिए ही नॉर्मल है, क्योंकि उसी के साथ ऐसा बचपन में होता आया है। वैसे अब अचानक से ताओ को यहाँ पर देखकर सिल्विया ने तुरंत ही उसकी तरफ हमला कर दिया था, लेकिन ताओ उसके अटैक से बच जाती है। अब यहाँ पर उनके बीच में टेंट के बाहर आकर थोड़ा सा बहस होना शुरू हो गया था, जिस चीज का फायदा उठाते हुए लॉयड तुरंत ही वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वैसे वो यहाँ पर कह रहा था कि यहाँ तो उसे पहले से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कम से कम वहाँ उसके लिए कुछ टाइम के लिए तो शांति होती थी। अभी रॉबर्ट उसके ऊपर हंस रहा था और कह रहा था कि उसे नहीं पता कि वो कितना ज्यादा लकी है। यहाँ पर अभी सिल्विया ताओ से पूछती कि आखिर उसने उन्हें टेंट के अंदर कैसे ढूंढा, जिस पर ताओ कहती है कि वो सिर्फ मॉन्स्टर की एनर्जी का पीछा कर रही थी, जिस दौरान उसने टेंट के अंदर सिल्विया लॉयड को ढूंढा। लेकिन सिल्विया को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। यहाँ पर रॉबर्ट अभी लॉयड से कह रहा था कि सिल्विया लॉयड को एक मैन की तरह देखती है, इस वजह से लॉयड को थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, क्योंकि उनके बीच में अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके हिसाब से ये रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा स्केरी है।
है। वो डीमन से पूछता है कि उसका इस बारे में क्या कहना है, लेकिन डीमन का ध्यान अभी लॉयड की बातों पर नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान पास के कैपल मेंशन पे था, जो कि टूटा हुआ है। इस तरफ अभी फिर से वो वेववुल्फ कुछ गार्ड पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी ताओ अपनी काई एनर्जी की मदद से उसे रोक देती है, जिस पर वो गार्ड उसे थैंक्स कहता है। लग रहा था कि वो वेववुल्फ मारा गया, लेकिन वो फिर पूरी तरह से ठीक था। वो फिर से खड़ा होता है, जो देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। ताओ भी थोड़ी सी हैरान थी, क्योंकि उसकी काई एनर्जी से ज्यादा उस वेववुल्फ के ऊपर असर नहीं कर रही थी। अब तभी रॉबर्ट आगे आता है, एन्चेंटमेंट की हुई स्वॉर्ड को निकालता है। वो कह रहा था कि इस मॉन्स्टर को अब यहीं पर खत्म करना होगा, क्योंकि हमारे ही गांव को नहीं बल्कि पास के ही गांव को तबाह कर रहा है। वो तुरंत ही तलवार को निकालते हुए उसे बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसने उसे एक ही अटैक में खत्म किया था। इस वजह से बाकी सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे। वो उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन रॉबर्ट यहाँ लॉयड की तारीफ करता है, क्योंकि उसने ही उसकी तलवार को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। वो यहाँ पर फिर से अभी लॉयड को जीनियस कह रहा था, जिस पर लॉयड भी खुश था कि उसकी एन्चेंटमेंट काम आई और उसने सभी की तलवार को स्ट्रॉन्ग बना दिया। लेकिन अब तभी अचानक से वो मॉन्स्टर फिर से जागने लगता है। यहाँ पर अभी वो डीमन लॉयड को बता रहा था कि जो पास में कैपल मेंशन है, वहाँ पर एक डीमन को कैद किया गया था, जो कि बहुत ही पावरफुल था। हालांकि हमारे वाले डीमन से नहीं, इस तरफ हम देखते हैं कि अभी वो वुल्फ फिर से जिंदा हो चुका था, जिस बार वो थोड़ा सा और खतरनाक था, और उसके साथ ही डीमन जुड़ चुका था, जिसकी कहानी बहुत फेमस है। यहाँ वो डीमन एक लेडी थी और वो इनसे कह रही थी कि ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होते हैं और हमेशा उसे गुस्सा दिलाते हैं और अंत में वो मारे जाते हैं। वो कह रही थी कि तुम्हें भी मेरे गुस्से को शांत करने के लिए अपनी जान गंवानी होगी, क्योंकि तुमने मेरी कैट को खत्म कर दिया है। कैट से शायद इसका मतलब यही वेयरवुल्फ से था, क्योंकि उसके लिए शायद ये कैट के बराबर ही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी कुछ मॉन्स्टर आने लगे थे, जिनके बाद वो डीमन लेडी ऑर्डर देती है कि वो इन सभी पर हमला करे। वो सभी मॉन्स्टर आगे बढ़ जाते हैं। रॉबर्ट भी आगे बढ़ गया था उन्हें रोकने के लिए, और बाकी सभी कोशिश कर रहे थे। हालांकि रॉबर्ट नोटिस करता है कि वो डीमन इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। बाकी लोग भी उनकी मदद करते हैं। साथ ही यहाँ पर ताओ भी आगे आता है रॉबर्ट की मदद करने के लिए और उन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। हालांकि उन मॉन्स्टर की बॉडी अपने आप ही हील होती जा रही थी, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। रॉबर्ट को लग रहा था कि शायद कोई इन डीमंस को कंट्रोल कर रहा है, और कोई क्या, वो डीमन लेडी ही उन्हें कंट्रोल कर रही थी। इस तरफ डीमन, हमारा वाला डीमन लॉयड को बताता है कि उसे इस डीमन लॉयड के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन ये उसी कैपल मेंशन वाले चर्च के अंदर कैद थी और अब ये वहाँ से आजाद हो चुकी है। उसके पास मैनिपुलेटिंग की पावर है, जिसकी मदद से ये इन सभी मॉन्स्टर को मैनिपुलेट कर रही है ह्यूमंस पर हमला करने के लिए। और मैनिपुलेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपनी माना का आदान प्रदान करना, मतलब कि ऐसा समझ लो कि अपनी एनर्जी एक दूसरे के साथ शेयर करना। और इसी वजह से वो सारे मॉन्स्टर अभी हील कर पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर उस डीमन लेडी की एनर्जी है। हमारा वाला डीमन कहता है कि अगर हमें रोकना है तो हमें उस डीमन लेडी को हराना होगा, वरना ये लड़ाई कभी नहीं रुकने वाली, हमेशा चलती रहेगी। लेकिन तभी लॉयड डीमन से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसे मैनिपुलेशन सिखा सकता है, जिससे कि वो भी अपनी एनर्जी को एक ऐसी दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सके। डीमन ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि तुम ऐसे वक्त में एक टेक्निक सीखना चाहते हो जिस दौरान सभी लोग अपनी जान पर खेलकर एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि ताओ जब उन मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी, तब सिल्विया दूर खड़ी हुई थी और उससे कह रही थी कि वो इतनी कमजोर है कि उसे अपनी स्किल को और ज्यादा डेवलप करना चाहिए। लेकिन ताओ उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम इस तरह से साइड में खड़ी हुई हो तो मुझे क्यों देख रही हो। दूसरी तरफ हम वहाँ लॉयड को देखते हैं, जो कि अभी डीमन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो प्लीज उसे वो मैनिपुलेशन वाली टेक्निक सिखाए। वैसे वो डीमन लेडी भी सभी ह्यूमंस का मजाक उड़ा रही थी, जिस दौरान वो लॉयड का भी मजाक उड़ाती है, क्योंकि वो इस तरह से छुप कर बैठा है और वो भी एक प्लॉट गर्ल के पीछे। वो सिल्विया से कहती है कि तुम भी एक बेबी सीटर हो, तुम्हें तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए था। लेकिन सिल्विया को इस पर गुस्सा आता है। वो पहले तो परमिशन लेती है कि क्या वो लॉयड को अकेला छोड़ दे, और इसके बाद वो लॉयड को एक सेफ जगह पर छोड़कर उस डीमन लेडी से फाइट करने के लिए आगे आती है। वो डीमन लेडी कहती है कि तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि मुझ पर हमला करने का कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से खुद को रीजनरेट कर लूंगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन सिल्विया कहती है कि नहीं, यहाँ से जाओगी तो तुम, और वो भी मरने के बाद। लेकिन इस चीज से उस डीमन लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ सिल्विया पर हमला करने वाली थी। लेकिन सिल्विया तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उसके पैरों को उसकी पूरी वेयरवुल्फ बॉडी से अलग कर देती है, जो चीज देखकर वो भी हैरान थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब वो डीमन लेडी खुद को रीजनरेट कर रही थी, जिस दौरान बाकी सभी नोटिस करते हैं कि वो बाकी डीमन चोट को जल्दी जल्दी हील नहीं कर पा रहे थे। इसका रीजन साफ क्लियर था कि वो जब डीमन लेडी खुद को हील करेगी तो वो बाकी डीमन खुद को हील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी उतनी ही है लेकिन वो सब में फैली हुई है, जिस वजह से ज्यादा लोगों को एक साथ हील करने में उस डीमन लेडी को प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर तो उसे खुद चोट लगी हुई थी, इसलिए वो खुद को ही हील करेगी। इस वजह से वो बाकी मॉन्स्टर तब तक कमजोर रहेंगे। वो सभी लोग सिल्विया से कहते हैं कि इस डीमन पर जितना हो सके उतना अटैक करना होगा,
जिससे कि डीमन खुद को हील ना कर पाए, या फिर करे तो बहुत टाइम में करे, जिससे कि इस बाकी मॉन्स्टर को वो लोग खत्म कर दे। दूसरी तरफ हम वहाँ पर हमला करने वाले डीमन अभी लॉयड को माना ट्रांसफर करने की टेक्निक के बारे में सिखा रहा था, जिस दौरान वो बताता है कि उसे अपनी माना को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और अगर वो अपनी माना के कलर को भी चेंज कर लेता है तो उससे ये पता चलता है कि उसकी माना पहले से ज्यादा डेवलप हो चुकी है। जब वो ये चीज समझ रहा था तो वो लॉयड वहाँ पर ये चीज करने की कोशिश कर रहा था। डीमन ये देखकर हैरान था कि लॉयड ने एक फ्लावर भी क्रिएट कर लिया। वो अभी डिफरेंट कलर का जो चीज देखकर वो हैरान था, क्योंकि इतने टाइम में इस टेक्निक को सीख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डीमंस भी इन टेक्निक को इतनी जल्दी सीख नहीं पाते। अब उनकी नजर भी यहाँ सिल्विया पर आती है। अब सिल्विया इस गार्ड से लॉयड की एन्चेंट की हुई तलवार मांगती है। वो उस तलवार को देखते हुए इम्प्रेस थी, क्योंकि वो उसकी स्पेल को महसूस कर पा रही थी। उस डीमन लेडी को भी यहाँ पर सिल्विया की डिफेंस में कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। इसका मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह के अटैक का इस्तेमाल करे। ये सिर्फ एक पावरफुल वॉरियर की निशानी है। इस वजह से वो डीमन हैरान थी कि आखिर ये कितनी पावरफुल लड़की है, ये किसी के बच्चे की बेबी सीटर क्यों बन रही है। अब वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है जिस टाइम सिल्विया नहीं हिलती, जिस वजह से वो डीमन लेडी सिल्विया को खा गई थी। हालांकि उसकी भूल थी, क्योंकि सिल्विया तुरंत ही उस तलवार को ऊपर की तरफ करते हुए उस डीमन के कई सारे टुकड़े कर देती है और उसे खत्म कर देती है। इस चीज से सभी बहुत ही ज्यादा शॉक थे। लॉयड समझ जाता है कि सिल्विया को गुस्सा दिलाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। वैसे यहाँ पर सिल्विया उस डीमन लेडी से कह रही थी कि अगर कोई भी लॉयड के करीब आना चाहेगा, ये उस पर हमला करना चाहेंगे, तो सबसे पहले उसे सिल्विया की तलवार से टकराना होगा। अभी हम देखते हैं कि वो डीमन अभी भी सिल्विया के अटैक के बाद मरी नहीं थी। तभी सिल्विया कहती है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि तुम अब कुछ नहीं कर सकती। पर ये सुनकर वो डीमन हंसने लगती है और उसके मुंह से एक पॉइजनस गैस निकलती है, जो कि उस पूरी जगह को कवर कर रही थी, और इसकी वजह से सिल्विया को अभी आसपास कुछ दिख नहीं रहा था। इस तरफ हम रॉबर्ट और बाकी सभी को देखते हैं, जो कि अभी उन नॉर्मल मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। हालांकि उन्होंने उन सभी को हरा दिया था, इस वजह से बाकी सब सेलिब्रेट कर रहे थे। पर तभी रॉबर्ट कहता है कि नहीं, ये सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि जब तक वो डीमन पूरी तरह से नहीं मारी जाती तब तक ये मॉन्स्टर खत्म नहीं होंगे। अब इतने में ही वो पॉइजनस गैस वहाँ भी फैलने लगती है। वो गैस उस डीमन की एनर्जी के साथ कनेक्ट है, इस वजह से इन्हें चक्कर आने लगे थे। ऐसा उस एनर्जी को इनहेल करने की वजह से हो रहा था। पर हम देखते हैं कि ताऊ ने खुद को बचा लिया था। वो उस एनर्जी को इनहेल नहीं करती, लेकिन वहाँ पर सिल्विया ऐसा नहीं कर पाती और उसने उस एनर्जी को इनहेल कर लिया था। इसकी वजह से उसे भी अब चक्कर आने लगे थे। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो डीमन उस पर हमला करती है, जिसकी वजह से सिल्विया वहाँ से दूर पानी में फिक गई थी। रॉबर्ट अभी मदद के लिए आगे जाना चाहता था, पर वो भी उठ नहीं पा रहा था। वैसे रॉबर्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उठ क्यों नहीं पा रहा। उसकी बॉडी उसे फ्रीज लग रही थी। वो दूसरी तरफ वहाँ सिल्विया अभी उस डीमन के कंट्रोल में आ चुकी थी। वो डीमन बताती है कि असल में ये एनर्जी वही एनर्जी है जिसकी मदद से उन बाकी सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल करती है। उसने ये एनर्जी फैला दी, इसी वजह से कोई उठ नहीं पा रहा, क्योंकि उस डीमन के ऑर्डर्स हैं। सिल्विया वहीं पानी में बैठ गई थी और डीमन की हर बात मानने को तैयार थी। हालांकि उसका माइंड अभी एक्टिव है, मतलब वो ये सोच पा रही है कि उसे ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रही। वो डीमन इसी चीज का फायदा उठाते हुए सिल्विया पर हमला करने लगती है, पर तभी ताओ वहाँ पर आती है और उसके अटैक को रोक देती है। इसके बाद अब ताओ सिल्विया से पूछते है कि वो ठीक तो है, वो खड़ी हो पा रही है कि नहीं, लेकिन सिल्विया खुद को टफ दिखाने के लिए कहती है कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए। पर ताओ कहती है कि तुम ये फालतू बातें ना करो, मैं सब कुछ देख पा रही हूँ, यहाँ पर आप गलत मत समझना। हालांकि आर पार हम भी देख पा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये था कि सिल्विया को टफ बनने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सिल्विया भी जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है और अब वो वहाँ पानी में गिरने लगी थी। लेकिन वो ये भी कहते हुए गिरती है कि ताओ तुरंत ही लॉयड को यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि यहाँ पर लॉयड की जान को खतरा है। अब यहाँ पर वो डीमन सभी सिल्विया की तरफ आ रही थी, ये कहते हुए कि जब उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया, यानी कि उस पॉइजनस गैस को रिलीज किया, तब सिल्विया उसके सबसे करीब थी, लेकिन सिल्विया सबसे ज्यादा आखिर में नीचे गिरी है। इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। हालांकि उस डीमन को भी समझ में नहीं आया था कि आखिर ताओ पर उसकी एनर्जी का असर क्यों नहीं हुआ। इसी वजह से वो पलक झपकाते हुए यहाँ ताओ के पास आती है, लेकिन अब ताओ भी तुरंत ही उस पर हमला कर देती है। पर वो डीमन उसके अटैक से बच गई थी, साथ ही उसने उसके पैर को पकड़ लिया था, और जब वो उसे उल्टा करती है तो उसे जानने को मिलती है कि ताओ किसी दूसरी ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है, और इसी वजह से वो उस एनर्जी को इनहेल नहीं कर पा रही। हालांकि उल्टा करने की वजह से उसकी वो ब्रीदिंग बीच में से डिस्टर्ब हो जाती है और अब उसकी बॉडी में वो एनर्जी फैलने लगी थी। वो डीमन कहती है कि अब तो तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओगी और फिर मैं तुम्हें बाकियों की तरह यूज करूंगी। लेकिन ताओ को इस पर बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपनी काई एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे वो उस डीमन की कैद से आजाद हो जाती है। वो कहती है कि बहुत टाइम
टाइम बाद उसे कोई हैंडसम लड़का मिला है। वो इस तरह से किसी डीमन की गुलामी नहीं बन सकती और इसके बाद वो काई एनर्जी से ही बनी हुई एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वहाँ उस डीमन के ऊपर बहुत खतरनाक बिजली गिरती है। हालांकि उस डीमन को अभी भी कुछ हुआ नहीं था और इतने में ही वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी रीजनरेट हो चुके हैं। अभी ताओ खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी जिससे कि वो फिर से अटैक कर पाए, लेकिन इतने में ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उस पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। अभी वो डीमन ताओ से कह रही थी कि वो किस हैंडसम की बात कर रही है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं है। जितने भी लोग थे वो सारे नीचे पड़े हुए हैं और हार मान गए हैं। लेकिन ताओ कहती है कि नहीं, वो आएगा और तुम्हें हराएगा। हालांकि उस डीमन का ताओ के ऊपर से इंटरेस्ट हट गया था, क्योंकि ताओ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह है। उसे हराना इतना भी मुश्किल नहीं था। वो सिर्फ अभी तक अपनी काई एनर्जी की वजह से बची हुई थी। उसका इंटरेस्ट सिल्विया में था, क्योंकि सिल्विया पावरफुल है। वो तुरंत ही सिल्विया के पास आती है। वो कहती है कि तुम ताकतवर हो, तुम्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास कई सारी टेक्निक है जिसके थ्रू मैं तुम्हारी बॉडी में अपनी काई एनर्जी को फैलाकर तुम्हें भी अपना सर्वेंट बना लूंगी। इतने में ही लॉयड वहाँ पर आता है और कहता है कि क्या उसने बाकी सभी मॉन्स्टर को भी इसी तरह से अपना सर्वेंट बनाया है। वो यहाँ पर अभी उन वुल्फ की भी बात कर रहा था जो वहीं पर थे, पर इस पर वो डीमन कहती है कि हाँ, बस उसने उन पर थोड़ी अलग तरह की टेक्निक का यूज किया। असल में उनके पेरेंट्स मारे जा चुके थे जिन्हें खुद उस डीमन ने मारा था, इसलिए उसने अपनी काई एनर्जी से इन वुल्फ को ये महसूस कराया कि वो डीमन इनके पेरेंट्स है। लॉयड को ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये चीज उसके लिए बिल्कुल नई है। पर तभी वो डीमन नोटिस करते हैं कि लॉयड उस पॉइजनस गैस में भी इसी तरह से आराम से चल फिर पा रहा है। वैसे अब वो कुछ ही देर के लिए शॉक थी, क्योंकि उसके बाद उसे याद आता है कि ताओ भी तो किसी तरह से यहाँ पर चल फिर पा रहा है। वो सोचते हैं कि शायद इस बच्चे के पास भी कुछ टेक्निक्स होगी। हालांकि तभी इसकी नजर वहाँ हमारे वाले डीमन पर जाती है। वो उसे देखकर हैरान थी। वो कहती है कि वो एक ह्यूमन के साथ क्या कर रहा है। साथ ही यहाँ पर वो उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती भी करती है एक ह्यूमन का सर्वेंट होने के लिए। लेकिन हमारा वाला डीमन उसे समझाता है कि वो ये सब बोलकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। हालांकि वो डीमन नहीं मानने वाली थी। वो अभी लॉयड पर भी हमला करने वाली थी, लेकिन लॉयड इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और कहता है कि अब वो माना ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार ट्राई कर पाएगा। लेकिन वो सोच रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्म है और इतने सारे मॉन्स्टर के लिए उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसे भी उस डीमन की तरह पहले चारों तरफ अपनी एनर्जी को फैलाना होगा। इसी वजह से अब वो माना ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उसकी एनर्जी उस डीमन वाली एनर्जी से बहुत ही ज्यादा अलग थी, लेकिन पावरफुल भी थी, जिसकी वजह से वो बाकी सारे वुल्फ अभी लॉयड के कंट्रोल में आ गए थे। उन्हें ना जाने क्यों पर अच्छा लग रहा था और अब वो लॉयड की हर बात मानने के लिए तैयार थे। लॉयड उनमें से एक वुल्फ से कहता है कि वो ताओ को अपने मुंह से बाहर निकाल दे। असल में उसने तब से ही उसे मुंह के अंदर कैद कर रखा है, जिसके बाद वो ताओ को निकाल देते हैं। अभी वो डीमन यहाँ पर ये सब देखने के बाद बहुत हैरान थी, पर वो समझ रही थी कि शायद लॉयड के पास यही टैलेंट है कि वो अपनी एनर्जी को एक साथ यूज कर सकता है। पर वो जानते थे कि वो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, इसलिए अब वो और ज्यादा एनर्जी रिलीज करने की कोशिश करती है। लेकिन लॉयड की एनर्जी के सामने उसकी वो एनर्जी काम ही नहीं कर पा रही थी। और तो और अब उन वॉल्फ को पता चल चुका था कि उनके पेरेंट्स को उस डीमन ने मारा है। इस वजह से वो तुरंत ही उस पर हमला करने लगते हैं। लॉयड अभी उन्हें लीड कर रहा था और बता रहा था कि उन्हें किस तरह से हमला करना है, लेकिन वो डीमन भी बहुत ताकतवर है। इसकी वजह से वो वुल्फ उसे कुछ नहीं कर पाता। वो उन वुल्फ को एक साथ ही जल्दी हरा देता है और अब वो अपने सभी मॉन्स्टर से अपनी एनर्जी को हटा देती है, जिसकी वजह से अब वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर पा रही थी। वो कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। लॉयड सोचता है कि हमारे वाले डीमन ने उसे बताया था कि डीमन मैजिक की मदद से नहीं मारे जा सकते। लॉयड को लग रहा था कि इसका कारण कमजोर मैजिक है। वो सोच रहा था कि आखिर डीमन कितने ताकतवर होते होंगे और उन पर कितने मैजिक का यूज करना पड़ता होगा कि वो मारे जाएं। अब इसी के लिए लॉयड हवा में आकर अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करने वाला था। वो अपनी एनर्जी को दिखा रहा था, जो देखते हुए वो डीमन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। अब हमारा वाला डीमन उससे कहता है कि तुम समझ ही गई होगी कि आखिर तुम लॉयड को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। असल में इसका कारण ये था कि जब वो भी किसी मॉन्स्टर या किसी वुल्फ या फिर किसी क्रिएचर को कंट्रोल करती है तो उसकी जो एनर्जी सर्कमफ्रांसेस से होती है उसके अंदर थोड़ी सी जगह रहती है जहाँ पर डीमन की एनर्जी जाती है, जिसकी वजह से वो उसे मैनिपुलेट कर पाती है। लेकिन लॉयड की बॉडी में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वो अपनी एनर्जी को ना फैला पा रहा हो। इस वजह से उस डीमन की एनर्जी लॉयड के अंदर एंटर नहीं कर पाई। अभी इतनी सारी चीजें जानने के बाद वो हैरान थी और हिल नहीं पा रही थी। जिस चीज का फायदा उठाते हुए लियोड उसके पास आकर एक बैरियर क्रिएट करने वाला था, पर सही वक्त पर वो कॉन्शियस हो जाती है और वहाँ से हट जाती है। अब इसके बाद लियोड ने एक साथ कई सारे बैरियर बनाना शुरू कर दिए थे। वो कहती है कि उसे कैद नहीं होना है और इतना कहते हुए वो भाग रही थी, लेकिन वो जहाँ भी जाए लियोड का बैरियर पहले ही वहाँ पर क्रिएट होता जा रहा था। लियोड एक साथ
साथ ही सभी बैरियर को बना रहा था। इसी वजह से हमारा वाला डीमन उससे पूछता है कि वो कितने बैरियर एक साथ बना सकता है, जिस पर लियोड कहता है कि वो एक टाइम पर 10 बैरियर क्रिएट कर सकता है। अब लियोड ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ दो तो हम दोनों एक एनर्जी को यूज करें तो आराम से ज्यादा बैरियर क्रिएट कर पाएंगे। इसके बाद लियोड ने हमारे वाले डीमन को एब्जॉर्ब कर लिया था और वो एक साथ और ज्यादा बैरियर क्रिएट करने लगा था। इसकी वजह से वहाँ आसमान में हर तरफ बैरियर बन रहे थे। वो डीमन अभी उनसे बच रही थी और खुद की तारीफ करते हुए कह रही थी कि वो कमाल है कि वो इतने सारे बैरियर से एक टाइम पर बच रही है। हालांकि उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो भाग रही थी। फिर अचानक से एक और बैरियर क्रिएट होता है जो कि पहले ही क्रिएट हो गया था। वो बस उसके अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से अब वो कैद हो जाती है। उस बैरियर का कोई भी वीक पॉइंट नहीं था जिसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। वो डीमन हैरान थी कि क्या अब लॉयड उसे अपना एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेगा, पर लॉयड कहता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि उसने जो बाकी मॉन्स्टर के साथ किया है उन्हें कंट्रोल कर वो सही नहीं था और इसका मतलब उसे जीने का कोई हक नहीं है। और एक्सपेरिमेंट अगर उसे करना हो तो उसके पास ऑलरेडी एक डीमन है जिससे वो हर चीज पूछ सकता है। वो बस ये देखना चाहता था कि वो अपने मैजिक का यूज करे और वो डीमन कितनी देर तक सरवाइव कर सकती है। हालांकि वो डीमन डर गई थी क्योंकि वो जान गई थी कि लियोड की पावर के सामने वो नहीं बच सकती। और लियोड ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि उस डीमन का कहना था कि उस पर मैजिक का कोई असर नहीं होने वाला। वो तुरंत ही 4 एलिमेंट का यूज करते हुए उस बैरियर को घेर लेता है और फिर वो चारों एलिमेंट एक एनर्जी उस बैरियर में से एक साथ डालकर अपनी पूरी पावर लगाकर सारे स्पेल को एक साथ यूज करते हैं। वो एक टाइम पर 240 स्पेल का इस्तेमाल कर पा रहे थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर हमें लॉयड की मैजिक पावर की लिमिट भी जानने को मिलती है। लॉयड इस टेक्निक को जिसमें वो 240 स्पेल इस्तेमाल कर रहा है उसे करीबन 30 मिनट तक बनाकर रख सकता है। लॉयड सोचता है कि अगर इसके बाद ये डीमन नहीं मरी तो अच्छा है, क्योंकि वो बाद में और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करके देखेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि 5 मिनट की टेक्निक खत्म होने के बाद ही हम देखते हैं कि वो डीमन मारी जा चुकी थी। लॉयड इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था क्योंकि उसने ऐसा नहीं सोचा था। उसे लगा कि शायद उसका मैजिक इस तरह काम नहीं करेगा, पर तभी हमारा वाला डीमन उससे कहता है कि ऐसा ही होता है क्योंकि उन डीमन पर इस तरह के मैजिक का यूज नहीं होता। लेकिन लॉयड ने इतनी पावर का इस्तेमाल कर लिया कि जो रेसिस्टेंस था जो कि उस मैजिक को रोकता है वो भी ब्रेक हो गया और इसी की वजह से वो डीमन मारी गई। हालांकि अभी वो पूरी तरह से नहीं मरी थी, उसकी बॉडी बस पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अब वो वेपराइज हो रही है। इस टाइम पर लॉयड देखता है कि बाकी सभी भी होश में आने लगे हैं क्योंकि उस डीमन की एनर्जी रुक गई है। इसलिए लॉयड सभी के पास आता है और पहले तो वो वहाँ से थोड़ा दूर हट जाता है जिससे कि किसी को ये ना पता चले कि उसने उस डीमन को हराया है। इधर हमारा वाला डीमन अभी लॉयड को देख रहा था। वो सोच रहा था कि लॉयड कितना टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी वो खुद को कुछ नहीं मानता। मतलब कि अभी भी उसे और ज्यादा सीखने की इच्छा है, जो कि हमारे वाले डीमन को बहुत पसंद आती है। वैसे अभी वो दूसरी डीमन कॉन्शियस थी। वो कहती है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसा कोई मिला जिसे तुम अपनी मर्जी से फॉलो कर सकते हो। पर हमारा वाला डीमन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस खुद को ताकतवर बनाने के लिए अभी लॉयड के साथ है, जिसके बाद में वो रीमैच कर उसे हरा सके। अब इसके बाद वो डीमन उसे अपने पावर देती है और फिर उसकी बॉडी वेपराइज होकर खत्म हो जाती है। अभी हमारा वाला डीमन सोच रहा था कि क्या सच में किसी दिन मैं इतना पावरफुल हो पाऊंगा कि लॉयड को रीमैच में हरा पाऊं। वहाँ दूसरी तरफ लॉयड अभी बाकी सभी से कहता है कि रॉबर्ट यहाँ पर आया था। वो अभी अपने भाई रॉबर्ट की बात नहीं कर रहा था, बल्कि उस दूसरे वाले रॉबर्ट की बात कर रहा था जिसे ताऊ जानती है। लॉयड कहता है कि उसी ने हमें बचाया है। ये सुनकर बाकी सभी तो खुश थे, लेकिन ताऊ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी क्योंकि उसने रॉबर्ट का नाम जो सुन लिया था। अब इसके बाद वो लोग वापस लौट आते हैं। वहाँ पैलेस के अंदर हम देखते हैं कि अभी रॉबर्ट और लॉयड दोनों अपने फादर यानी कि किंग के सामने थे। किंग पहले तो उन्हें कह रहे थे कि तुम इस तरह से किसी खतरनाक जंगल में जाते हो तो अपने साथ ज्यादा लोग लेकर जाया करो। हालांकि वो अच्छे खासे सोल्जर्स ले गए थे, फिर भी इस तरह के केस से उनकी जान बच गई। रॉबर्ट यहाँ पर माफी मांगता है। हालांकि वो अभी रॉबर्ट की तारीफ भी कर रहे थे क्योंकि एक बड़े भाई होने के नाते उसने सिचुएशन को अच्छी तरह से संभाला। पर रॉबर्ट यहाँ पर आधा क्रेडिट लॉयड को दे देता है। वो कहता है कि लॉयड के जो वेपन्स थे जो कि उसने एन्चेंट किए थे वो बहुत ही ज्यादा काम के थे। उन्हीं की वजह से वो इतना देर तक उन डीमंस के सामने टिक पाए। हालांकि उसने वो दूसरे वाले रॉबर्ट के बारे में भी बताया था, लेकिन वो कहता है कि वो उससे मिले इससे पहले ही वो वहाँ से जा चुका था। अब यहाँ पर हमारा वाला रॉबर्ट नॉर्मन वो ये कहता है कि अभी तक किंग की दावेदारी के लिए सिर्फ उसी का नाम था। लॉयड को भी इसके लिए सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि लॉयड के अंदर भी पोटेंशियल है, वो आगे जाकर किंग बन सकता है। ये सुनकर किंग हैरान थे क्योंकि वो खुद कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। वो ये बात रॉबर्ट से भी कहते हैं, पर रॉबर्ट कहता है कि कंपटीशन कम करना उसका मकसद नहीं है। वो सिर्फ चाहता है कि उसका किंगडम सेफ रहे और अगर किंगडम को एक और अच्छा किंग मिल सकता है तो फिर इसमें क्या बुराई है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो सीधा ये थोड़ी कह रहा है कि लॉयड को किंग बना दिया जाए। वो तो ये कह रहा है कि लॉयड भी उसका हकदार है कि वो कंपटीशन में पार्ट ले सके। हालांकि वो इतनी आसानी से लॉयड को किंग बनने नहीं देगा। वो
वो खुद भी मेहनत करेगा। अब किंग खुश होकर लॉयड से पूछते हैं कि क्या वो सच में ऐसा चाहता है, जिस पर लॉयड कहता है कि उससे किंग बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब यहाँ से लॉयड वापस बाहर आ गया था। वहाँ बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि वो सारे वुल्फ जिनकी मदद लॉयड ने की थी वो जंगल में लौट गए थे, लेकिन उनमें से एक वुल्फ लॉयड का पीछा करते हुए यहाँ पैलेस में आ चुका था। लॉयड उसे अपने पास ही रख लेता है क्योंकि वो बहुत ही क्यूट था और वैसे भी अभी वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, इसलिए उसको रखने में कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी हमारा वाला डीमन इस चीज से बहुत ज्यादा जेलस हो गया था। वो खुद भी इस वेववुल्फ की तरह फ्लफी बनता है और लॉयड के पास आता है। लॉयड उससे भी खेल रहा था क्योंकि वो समझ गया था कि डीमन थोड़ा सा जेलस फील कर रहा है। हालांकि तभी वहाँ पर सिल्वी आती है, जिस वजह से लॉयड को डीमन को वहाँ उस वेववुल्फ के हैम में छुपना पड़ता है। अब सिल्विया वहाँ पर आती है, वो बताती है कि जिसके बाद वो बात करते हैं, जिसके बाद उस वेववुल्फ को नाम यहाँ पर शीरो रखा गया था। अभी वो कह रही थी कि तुम इस वेयरवुल्फ को ट्रेन भी कर सकते हो। लॉयड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सिल्विया बताते हैं कि मॉन्स्टर को ट्रेन करने के लिए भी कुछ मैजिक्स होते हैं। अब मैजिक्स की बात सुनकर हर बार की तरह लॉयड इस बार भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो उसे सीखना चाहता था। अभी दूसरी तरफ हम वहाँ किंग और रॉबर्ट को देखते हैं। वो लॉयड को ही देख रहे थे। किंग कह रहे थे कि शायद लॉयड अपने बड़े भाई के खिलाफ नहीं जाना चाहता और उससे कंपटीशन नहीं करना चाहता, इसी वजह से उसने किंग बनने से मना कर दिया। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि नहीं, शायद इसका रीजन अलग है। शायद ऐसा हो सकता है कि लॉयड एक किंगडम का किंग बनने के लिए ही पैदा नहीं हुआ, शायद वो आउटर वर्ल्ड में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। से अब हम वापस से इस तरफ देखते हैं कि लॉयड अभी शीरो को कुछ टास्क करने को कह रहा था। वो बस उसे नॉर्मल कमांड दे रहा था, जिनमें से कुछ तो शीरो कर लेता है, लेकिन कुछ कमांड जो कि लॉयड कुछ स्पेल की मदद से देनी पड़ रही थी, उन्हें शीरो नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, लेकिन वो स्पेल उसके समझ में नहीं आ रहे थे, जिस वजह से शीरो कंफ्यूज होता जा रहा था। अभी सिल्विया कहती है कि हमें किसी ऐसे पर्सन की मदद लेनी होती जिससे मॉन्स्टर को कंट्रोल करना अच्छे से आता हो, वो तुम्हें चीज सिखा सकता है। वो दोनों ही थोड़ी देर सोचते हैं। उन दोनों के मन में एक ही पर्सन की इमेज आती है। ये लॉयड की सिस्टर थी, इसका नाम अलीसिया है। वो थोड़ी सी वियर्ड है, इस वजह से सिल्विया लॉयड के साथ जाती है। अब वो लोग उसके टावर में पहुंचते हैं, जहाँ पर अभी हमारा वाला डीमन ये देखकर बहुत हैरान था कि टावर कितना ज्यादा बड़ा है। लॉयड बताता है कि अलीसिया असल में 6th प्रिंसेस है। वो लॉयड से 3 साल बड़ी है। वो बहुत ज्यादा बड़ी पेट लवर है, इसी वजह से ये पूरा टावर उसने इस तरह से बनवाया है। वो टावर बिल्कुल गार्डन की तरह था। लॉयड बताता है कि सामने वाले क्रिएचर की बस नर्व चल रही हो और वो ह्यूमन ना हो तो अलीसिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे अपना पेट बनाने में। अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ सामने से अलीसिया दौड़ते हुए आ रही थी। वो लॉयड को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो तुरंत ही वहाँ से लॉयड के ऊपर छलांग लगा देती है, साथ ही वो लॉयड को किस भी करती है, जिससे लॉयड और सिल्विया दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी वहाँ पर अलीसिया की पर्सनल मेड आती है। जैसे कि लॉयड की मेड सिल्विया है, वैसे ही अलीसिया की मेड आयरिस है। वो अलीसिया पर चिल्लाती है और कहती है कि उसका भाई जब भी यहाँ पर आता है तो वो ऐसा ही करती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पर अलीसिया कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, लॉयड है ही इतना क्यूट। अब वो लोग बैठ जाते हैं और चाय वगैरह पीते हैं। अभी अलीसिया कह रही थी कि तुम अक्सर तो यहाँ पर नहीं आते, जरूर तुम किसी वजह से यहाँ पर आए हो। तभी उसकी नजर शीरो पर जाती है। वो कहती है कि तुम जरूर इस वेयरवुल्फ के लिए यहाँ पर आए होंगे। लॉयड ये देखकर बहुत इम्प्रेस था। वो कहता है कि कमाल है, मैंने तो बताया ही नहीं कि ये एक वेयरवुल्फ है, फिर तुम्हें कैसे पता? इस पर अलीसिया कहती है कि ये बताना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पहले ही उसे माना या फिर एनर्जी ये सब चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन वो पेट लवर है, इस वजह से वो पहचान लेती है कि सामने कौन सा एनिमल या कौन सा मॉन्स्टर है। अबे सुनते हुए यहाँ सिल्विया लॉयड के पास आती है और उससे कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि इसे तो माना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये हमें कैसे सिखाएगी कि मॉन्स्टर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। पर लॉयड का इंटरेस्ट अभी भी था। वो सोचता है कि शायद वो यहाँ पर कुछ न कुछ सीख के ही जाएगा, इसलिए अब वो अलीसिया से कहता है कि वो अपना कोई एक मॉन्स्टर यहाँ पर बुला सकती है। जिस पर अलीसिया स्माइल करते हुए कहती है कि उसने एक मॉन्स्टर को पहले ही यहाँ पर बुला लिया है। अब ये बहुत शॉकिंग बात थी लॉयड और सिल्विया के लिए कि उनके बीच एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ था। अभी अलीसिया बताती है कि उसका नाम लीरू है, ये इसका बहुत पुराना मॉन्स्टर है। अभी लॉयड का जो एक्साइटमेंट लेवल था वो बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका था, क्योंकि पहली चीज अलीसिया ने इस मॉन्स्टर को कब बुलाया ये उसको भी नहीं पता चला। दूसरी चीज वो यहाँ पर आ गया, लेकिन लॉयड ने उसकी एनर्जी को सेंस नहीं किया और ना ही सिल्विया इस बात को पता लगा पाई। और तीसरी चीज, उसने सिल्विया के सर पर से वो हेयर बैंड निकाल लिया था और इस चीज पर सिल्विया को पता भी नहीं चलता। अब लॉयड एक्साइटेड होकर पूछ ही लेता है कि आखिर उसने ये कैसे किया और क्या वो चीज लॉयड को सिखा सकती है। इस पर अलीसिया कहती है कि उसे ये चीज सिखाने में खुशी होगी। वो बताती है कि नॉर्मल एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, इसे प्यार कह सकते हैं, क्योंकि अलीसिया सिर्फ अपने दिमाग में ही ये चीज सोचती है और वो चीज उसके जो मॉन्स्टर हैं वो करते हैं। वो तभी बाकी सारे मॉन्स्टर के बारे में सोचती है जिन्हें उसने पेट बना रखा है। फिर वो सारे मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं। लॉयड देखकर हैरान था, क्योंकि वो मॉन्स्टर पहले दिखाई भी नहीं दे रहे थे। इसका
मतलब उसने बहुत दूर से ये ऑर्डर दिया था उन्हें यहाँ पर आने का। अब तभी अचानक से अलीसिया के कुछ छोटे मॉन्स्टर लॉयड पर हमला कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि वो लॉयड के सर पर बैठकर आराम से सो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉयड ने यहाँ पर शीरो को कमांड दी थी। लेकिन अब अलीसिया बताते हैं कि यहाँ पर गलती ये हुई कि उसने शीरो के बारे में नहीं सोचा। उसने नॉर्मली अपने मन में सिर्फ कमांड दी जो कि इन मॉन्स्टर ने सुन ली। उसे परफेक्ट इमेज बनानी होगी, उसके बाद शीरो वो चीज करेगा। अब पहली बार तो ये चीज आना बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है, लेकिन फिर भी लॉयड जैसा ही शीरो को कमांड देता है तो शीरो वहाँ उसके आसपास 3 बार घूमते हुए जंप कर एक बार भौंकता है। और उसने परफेक्ट यही कमांड दी थी, जो देखकर अलीसिया की मेड आयरिस बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि लॉयड ने सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सीख लिया था। अभी अलीसिया भी इस चीज पर बहुत ज्यादा खुश थी। वो फिर से हक करने के लिए यहाँ पर लॉयड के ऊपर कूद रही थी, लेकिन वो चीज मन में सोच चुकी थी कि इस वजह से उसके सारे मॉन्स्टर भी ये सेम चीज करेंगे। वैसे अभी वो जिस चीज के लिए आए थे वो चीज उन्होंने कर ली थी, इस वजह से अब वो वहाँ से वापस लौट जाते हैं। लौटते वक्त लॉयड बहुत ज्यादा खुश था, जो चीज देखकर सिल्विया भी खुश थी, लेकिन अब वो लॉयड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इस वजह से वो कहती है कि हमें अब स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए चलना चाहिए। लॉयड ऐसा नहीं करना चाहता था। अब तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है। वो कहता है कि उसे लॉयड की किसी चीज में मदद चाहिए। अभी सिल्विया और रॉबर्ट के बीच में थोड़ी सी बहस होती है, क्योंकि सिल्विया लॉयड को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन लॉयड नहीं जाना चाहता था। इस वजह से वो रॉबर्ट से कहता है कि उसे जिस भी चीज में हेल्प चाहिए वो करेगा। रॉबर्ट कहता है कि वो उसे जिससे मिलवाने वाला है, शायद लॉयड उसे ऑलरेडी पहले से जानता है। अगले सीन में वो लोग पहुंच जाते हैं डियान के पास। डियान असल में लॉयड का भाई है और वो 4th प्रिंस है। रॉबर्ट लॉयड को बताता है कि डियान को वेपन्स बनाना बहुत पसंद है, और जब से रॉबर्ट ने डियान को ये बात बताई है कि लॉयड ने उसकी स्वॉर्ड को एन्चेंट किया था और पावरफुल बनाया था, तब से डियान लॉयड से मिलना चाहता था। अभी डियान इसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है। इस वजह से वो लॉयड से जोर से कहता है कि क्या सच में उसने वो स्वॉर्ड एन्चेंट की थी। हालांकि लॉयड हाँ करता है, लेकिन फिर भी डियान को यकीन नहीं होता, क्योंकि लॉयड की एज अभी बहुत कम है। इस वजह से वो लॉयड से कहता है कि क्या वो उसे फिर से वो चीज कर दिखाएगा, क्योंकि उसे लॉयड पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब लॉयड कुछ ही सेकंड्स में एक और तलवार एन्चेंट कर देता है, जिस पर उसने 4 तरह के एन्चेंटमेंट स्पेल लिखे थे। ये देखने के बाद डियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी बोलती ही बंद हो गई थी, लेकिन लॉयड उसका भाई है, इसलिए वो उसे जलेगा थोड़ी ही। वो लॉयड की तारीफ करते हुए उससे उठाता है और कहता है कि सच में तुम जीनियस हो। साथ ही अब डियान लॉयड को अपना ड्रीम भी बताता है। वो कहता है कि उसका सपना है कि वो एक स्पेल बाउंड स्वॉर्ड क्रिएट करे। स्पेल बाउंड स्वॉर्ड असल में वो स्वॉर्ड होती है जो कि स्टील से बनी होती है। अभी तक लॉयड जिन स्वॉर्ड को क्रिएट करता था वो अलग होती थी, वो नॉर्मल मेटल की रहती थी, लेकिन स्टील वाली स्वॉर्ड स्पेल लिखना थोड़ा सा टफ होता है। और साथ ही ये काम तभी हो सकता है जब एक वेपन बनाने वाला और एक एन्चेंटर साथ में मिलकर काम करे। अभी डियान अपना पूरा ड्रीम बताता है। वो चाहता है वो ऐसी बहुत सारी स्वॉर्ड क्रिएट करे जिससे कि उसका किंगडम बाकी किंगडम के मुकाबले पावरफुल बने, और जो लोग मैजिक यूज नहीं कर पाते वो भी स्पेल बाउंड स्वॉर्ड की मदद से मैजिक का यूज कर पाए। अब लॉयड को उसके ड्रीम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन स्वॉर्ड को एन्चेंट करना ये उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड काम है। इस वजह से वो इस पर हाँ कर देता है। अब इस काम के लिए परफेक्ट कपड़े पहनने के बाद लॉयड काम पर लग गया था। लॉयड अभी एक पेपर पर स्पेल लिख रहा था, जो कि वो उन मेटल पर चिपका देगा। वैसे इस बार उसे डायरेक्ट तलवार पर ये स्पेल लिखना नहीं है। यहाँ पर डियान स्टील पिघला रहा था, लॉयड को उस पर ये स्पेल चिपकाने होंगे। तो यहाँ पर अभी लॉयड पूछता है कि वो किस तरह के स्पेल लिख। डियान के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, इस वजह से वो फायर स्पेल कह देता है। लॉयड दूसरी तरफ के स्पेल बताता है, जो कि उसके हिसाब से शुरुआत में ठीक रहेंगे, लेकिन वो स्पेल फायर स्पेल से ज्यादा डिफिकल्ट थे। ये स्पेल 14 पार्ट्स में लिखे जाते हैं, और जो स्टील है वो सिर्फ 5 पार्ट्स का ही होता है। अब लॉयड इसलिए बताता है कि वो इस स्पेल को कंप्रेस कर सकता है और साथ ही 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। डियान के लिए ये बात मानना बिल्कुल भी नामुमकिन था, क्योंकि बिल्कुल मास्टर लेवल एन्चेंटर की ही कर पाते हैं, लेकिन अगले सेकंड में लॉयड ने ऐसा कर दिया था, जिसके बाद अब डियान उस स्टील के बार को वहाँ भट्टी से बाहर निकालता है। वो डियान से कहता है कि हम फिर से कोशिश करेंगे। इसके बाद वो फिर से इसी चीज में लग चुके थे, लेकिन अब तभी डियान नोटिस करता है कि सिल्विया अभी उन्हें ही देख रही है। वो समझ जाता है कि वो भी लॉयड की हेल्प करना चाहती है, इसलिए वो उसे भी परमिशन दे देता है। सिल्विया भी इस टाइप के कपड़े पहनकर वहाँ पर आ जाती है। अभी ये लोग फिर से स्पेल चिपकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वो मेटल बार बार टूटते जा रहा था। लॉयड देखकर बहुत ज्यादा सैड हो गया था कि आखिर ये चीज काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इस तरह से तो लॉयड ने डियान के बहुत सारे मेटल बार वेस्ट कर दिए हैं। अभी हमारा वाला डीमन बहुत हैरान था कि आखिर लॉयड किसी चीज में फेल कैसे हो सकता है। उसे भी लगता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। तभी डियान लॉयड से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके पास ऐसे बहुत सारे मेटल बार हैं, क्योंकि उसे ये शॉप पर बहुत सारे खरीद लिए थे। लॉयड सोचता है कि स्टील के हैं, जबकि लॉयड ने जब पहले एन्चेंट किए थे तो वो नॉर्मल मेटल पर थे। इसी वजह से अब लॉयड वहाँ सामने रखे हुए उस लिक्विड को जिससे वो स्पेल लिख रहा था उसे प्योरीफाई करता है। लॉयड को
जानने को मिलता है कि इसमें हमें हेमेटाइट यानी कि वही एलिमेंट जिससे कि लिक्विड बनाया जाता है जो कि मॉन्स्टर के कोर से मिलता है, उसकी मात्रा इसमें बहुत कम है। लॉयड समझ गया था कि इसी वजह से उनके स्पेल काम नहीं कर रहे। लॉयड जानता था कि ध्यान के पास ये हेमेटाइट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो डेंजन में मिलेगा और उसके लिए डेंजन जाना होगा। अब सिल्विया ये बात समझ रही थी। वो कहती है कि अगर लॉयड चाहे तो जा सकते हैं। लॉयड सुनकर हैरान था क्योंकि पहले उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन सिल्विया बताती है कि अभी जिस डीमन से उनकी फाइट हुई थी उसके बाद से किंग ने फैसला किया कि वो लॉयड को इस तरह के इस पैलेस में नहीं रोकेंगे। अगर लॉयड बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। अब इसके लिए सिल्विया और लॉयड दोनों ही अगले सीन में वहाँ एक गिल्ड में पहुंच चुके थे। वहाँ पर आकर उनकी मुलाकात सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की से होती है। वो इन्हें एक बुक देती है जिसमें लॉयड को अभी अपने बारे में सब कुछ लिखना था। लॉयड लिख नहीं पा रहा था क्योंकि वो अभी छोटा है, पर सिल्विया कहती है कि उसे अब सच सच लिख देना चाहिए। अब यहाँ पर कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, भले ही उसकी एज कम है, लेकिन फिर भी वो डेंजन में आ जा सकता है। लॉयड सब कुछ लिखता है। इसके बाद उसे एक बॉल दी जाती है जिस पर उसके माना यानी कि एनर्जी का टेस्ट होगा। उसकी रैंक क्या है? लॉयड जानता था कि ये बॉल ब्लास्ट कर जाएगी, इसलिए वो जितना हो सके उतनी कम एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश करता है। ऐसा करने के बाद जब वो उस बॉल पर एनर्जी डालता है, फिर भी उस बॉल में लॉयड की एनर्जी ए पर आती है। बाकी चीजें उसकी काम की थी, लेकिन उससे उसे ई रैंक मिल जाती है। आगे हालांकि पहले बाकी लोग हंस रहे थे क्योंकि ई रैंक बहुत कम है, नॉर्मल भी डी रैंक तक पहुंच जाते हैं, पर वो लोग शॉक तब हो जाते हैं तब रिसेप्शनिस्ट लॉयड की तुलना एक सुपर एडवेंचर से करती है। सुपर एडवेंचर इसलिए क्योंकि वो बहुत पहले इन डेंजन को क्लियर करने के लिए इन मिशंस को सेलेक्ट किया करते थे। उसे लोग सिल्वर ब्लेड कहते थे और वो इतनी पावरफुल थी कि उसने अकेले ही हर एक डेंजन को क्लियर कर लिया था। अभी बाकी लोग हैरान थे और कह रहे थे कि आखिर वो लॉयड जैसे बच्चे की तुलना सिल्वर ब्लेड के साथ कैसे कर सकती है। पर तभी हमें जानने को मिलता है कि ये सिल्वर ब्लेड और कोई नहीं बल्कि हमारी वाली सिल्विया है, जिसने लॉयड का ख्याल रखने के लिए डेंजन वगैरह में जाना बंद कर दिया था और रिजाइन कर दिया था। अभी वो रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि उन्हें एक बी रैंक के एडवेंचर की जरूरत है इन मिशंस को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि लॉयड ई रैंक पर है और उसे अकेले तो जाने नहीं दिया जा सकता। सिल्विया कहते हैं कि वो ज्वाइन करेगी, लेकिन वो एक हाई रैंक की है, लेकिन अगर उसने रिजाइन किया था तो इससे उसकी 2 रैंक कम हो गई थी, इस वजह से उसका ज्वाइनिंग भी होना नहीं माना जाएगा। तभी वहाँ पर ताऊ आ जाती है। वो कहते हैं कि वो उनकी मदद कर सकती है। सिल्विया हैरान थी। वो उससे पूछते कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर ताऊ बताते हैं कि उसने रॉबर्ट को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे रॉबर्ट कहीं नहीं मिला। अब वो सोच रही है कि रॉबर्ट के लिए उसने लॉयड वाले रॉबर्ट को छोड़ दिया, इसी वजह से वो अभी यहाँ पर लॉयड की मदद करेगी, जिससे कि लॉयड हमारे वाले रॉबर्ट से मिलवाए, यानी कि लॉयड के भाई से उसे मिलवाए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डेंजन के अंदर एंटर हो चुके थे और बहुत ही जल्दी उस डेंजर कोर को भी ढूंढ लेते हैं। दूसरी तरफ वहाँ ध्यान अभी भी वेपन्स बना रहा था। रॉबर्ट उसके पास आकर उससे कहता है कि इसे इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वॉर बहुत ज्यादा नजदीक है, इतने टाइम में वेपन नहीं बनेंगे। और दूसरी चीज ये भी कि ध्यान को वॉर में जाने की जरूरत है ही नहीं, फिर वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। लेकिन ध्यान कहता है कि नहीं, उसे भी इस चीज में हेल्प करनी है और वो ये सब किंगडम के लिए कर रहा है और उसे पूरा यकीन है कि लॉयड मॉन्स्टर कोर लेकर आएगा। तभी वहाँ पर लॉयड सिल्विया ताऊ मॉन्स्टर कोर को लेकर, जिसके बाद वो लोग फिर से एन्चेंटमेंट शुरू करते हैं और फाइनली वो ऐसी तलवार बना लेते हैं इसे स्पेल बाउंड कहा जा सके, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। इसी वजह से लॉयड फैसला करता है कि अगली बार से वो थोड़े कम स्पेल लिखेगा। रात के टाइम जब लॉयड सो रहा था तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि बाहर कोई है। जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर सच में कोई था, लेकिन उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।